चैप्टर 191 अच्छे भाग्य का एक स्ट्रोक मंद नम जेल में किन्वू सहित पंचांग गांव के कई ग्रामीण निराशा में पड़े हुए थे। भाग्य द्वारा अपना भाग्य तय करने की प्रतीक्षा कर रहे थे। भाई वू, क्या आपको लगता है कि हम अभी भी घर जा सकते हैं? लगभग 20 साल के एक युवक ने पूछा। उसकी आंखें बेजान थीं और वह ठंडी जमीन पर लेटा हुआ था और जेल की दीवार पर लगी छोटी सी खिड़की को घूर रहा था। किन्वू का चेहरा सख्त था, उसके होंठ सिकुड़े हुए थे, वो नहीं बोला। युवक अचानक मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसा। यूनियांग अभी भी घर पर मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह हमारे परिवार में शादी करने के बाद से हमारे साथ रहने की आदी हो गई है। उन शब्दों पर किन्वू के चेहरे पर एक दोषी विवेक प्रकट हुआ। बात करना बंद करो, तेरह। किसी ने उसे रोकने के लिए आवाज लगाई। जितना अधिक किन तेरह ने कहा, उतना ही अधिक उन सभी को कष्ट हुआ, उतना ही अधिक वे घर लौटने के लिए तरस गए। थोड़ी देर के बाद एक थोड़ा बड़ा और बड़ा आदमी किन्वू के बगल में चला गया। ओल्ड वू, क्या आपको लगता है कि ज़ियाओलियो हमें बचाने का कोई तरीका ढूंढ सकता है? यह सुनकर कोठरी में सभी ने एक साथ देखा, उनकी आंखें आशा से भर गईं। यहाँ तक किन 13, जो जमीन पर लेटा हुआ था, उठकर बैठ गया। ज़ियाओलियो बहुत चालाक है, वो हमें बचाने में सक्षम होना चाहिए, है ना? प्रत्येक जोड़ी आशा भरी आंखों में देखते हुए किन वू को अपना सिर हिलाने में कठिनाई हुई। उसकी आवाज भर्राई हुई थी और उसने कहा, वह क्या कर सकता है? यहाँ इस शहर में हम बिना किसी संबंध के अजनबी हैं, हमारे पास मदद मांगने के लिए भी कोई नहीं है। तुरंत सभी की आंखों की रोशनी कम हो गई। क्या हम सचमुच निर्वासित होने जा रहे हैं? अपने परिवारों को फिर कभी नहीं देख पाएंगे। कोई गिर गया, उनके घुटनों के बीच अपना सिर छिपाकर चुपचाप रोने लगा। जेल में दबी हुई सिसकियों को सुनकर किन्वू को ऐसा लगा मानो उसका दिल फ्राइंग पैन में फेंक दिया गया हो। दर्द के कारण उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो गया। तभी सरकारी अधिकारी आ गए। उठो उठो, जल्दी करो और खड़े हो जाओ। सरकारी अधिकारी को जेल का दरवाजा खोलते देख किन्वू और अन्य लोगों के भाव अलग अलग थे। सर, क्या आपने नहीं कहा था कि आप हमें कुछ और दिन देंगे? अब आप हमें निर्वासित क्यों कर रहे हैं? हालांकि हर कोई अपने दिल में जानता था कि ज़ियाओलियो कोई योजना नहीं बना सकता था, फिर भी उनके पास आशा की एक किरण थी। स्वर्ग से दया की आशा करते हुए, अपने पूर्वजों के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करते हुए, सरकारी अधिकारी ने किन्वू और अन्य लोगों को घबराते हुए देखा और बिना किसी भावना के कहा, निर्वासन। तुम्हें निर्वासित करने के बारे में किसने कुछ कहा? चलो, मेरे पीछे आओ, अब सेल में मत रुको, पिछले कुछ दिनों से इसमें बहुत भीड़ हो गई है। उनके शब्दों पर किन्वू और अन्य लोग अवाक रह गए। यदि निर्वासन के लिए नहीं, तो उन्हें रिहा क्यों किया जा रहा था? बाहर बहुत अनुभव होने के बाद किन्वू सबसे पहले होश में आए। उन्होंने तुरंत झुकते हुए और कुरेदते हुए सरकारी अधिकारी से पूछा, सर, वास्तव में क्या हो रहा है? किन्वू के अच्छे रवैये को देखकर सरकारी अधिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बहुत अच्छे हैं, आपने गूंगा भाग्य मारा है। आपका वह भाई ज़ियाओलियो है ना? किसी तरह वह आपकी ओर से बोलने के लिए जिंगझोउ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर के बच्चों को लाने में कामयाब रहा, और वे अब आपकी रिहाई की शर्तों पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर किन्वू और अन्य लोग पूरी तरह से चकित रह गए। ज़ियाओलियो कब इतना सक्षम हो गया था? उनका स्तब्ध रूप देखकर सरकारी अधिकारी ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, अब और समय बर्बाद मत करो, बस मेरे पीछे आओ। किन्वू वास्तविकता की ओर लौट आया और तुरंत अपने साथियों को पीछे चलने के लिए बुलाया। जल्द ही समूह ने ज़ियाओलियो को दाओहुआ और अन्य लोगों के साथ मुख्य हॉल में देखा। भाई वू, किन्वू और अन्य लोगों को देखकर ज़ियाओलियो दौड़कर आया और आंसुओं और हंसी के माध्यम से सभी का निरीक्षण किया। किन्वू ने दाओहुआ और अन्य लोगों को देखा। वह दाओहुआ को नहीं पहचानता था और ज़ियाओलियो से पूछना चाहता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा कि यह बोलने का सही समय नहीं है, इसलिए वह सिर झुकाए चुपचाप खड़ा रहा। दाओहुआ ने किन्वू और अन्य लोगों की चोटों को देखा और सरकारी अधिकारी की ओर मुड़ते ही उसकी भौहें सिकुड़ गईं। क्या आपने उन्हें सजा दी?
सरकारी अधिकारी ने तुरंत अपना सिर हिलाया। यह हम नहीं थे जिन्होंने उन्हें मारा था, वे अपने सामान के लिए डाकुओं से लड़ते हुए घायल हुए थे। दाओहुआ ने और कुछ नहीं कहा और चांदी से भुगतान करने की तैयारी करते हुए अपनी कमर से अपना पर्स निकाला। आप क्या कर रहे हो? उसे इस तरह देखकर ली जिंगियान ने तुरंत हस्तक्षेप किया। चाचा के यहाँ होते हुए हम आपको भुगतान कैसे करने दे सकते हैं? दाओहुआ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। स्वाभाविक रूप से चाचा को भुगतान करना चाहिए, लेकिन चूंकि मेरे पास अपना है, तो मुझे आपकी चांदी का उपयोग क्यों करना चाहिए? यह कहते हुए उसने अपने पर्स से 500 के 2 चांदी के नोट निकाले। बगल में यान वेनकाई तुरंत झुक गईं। बड़ी बहन, आपको इतने सारे चांदी के नोट कहाँ से मिले? दाओहुआ ने हंसते हुए कहा, बड़े चाचा ने उन्हें मुझे दिया। यान वेनकाई ने तुरंत कहा, बड़े चाचा पसंदीदा खेल रहे हैं, उन्होंने उन्हें केवल आपको कैसे दे दिया? दाओहुआ मुस्कुराया, क्योंकि मुझे हर कोई प्यार करता है और मुझे देखते ही फूल खिल जाते हैं। फिर यान वेनकाई के कंधे को थपथपाते हुए उसने कहा, चौथे भाई, अपने भाग्य को स्वीकार करो। इस जीवन काल में तुम मुझसे तुलना नहीं कर सकते। ली जिंगनन और यान वेनशियू ने दाओहुआ को यान वेनकाई को चिढ़ाते हुए देखा और दोनों ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। बड़े भाई, दाओहुआ ने यान वेनक्सियू को चांदी के नोट सौंपे और उनसे एसोसिएट गवर्नर के साथ स्थानांतरण को संभालने के लिए कहा। यान वेनशियू ने दाओहुआ पर नजर डाली। वह जानता था कि उसकी बड़ी बहन की कमाई अंगूर वाइन रेसिपी बेचने से हुई है। मैं वापस आने पर माँ को बताऊंगा। इतना कहकर उसने चांदी के नोट ले लिए। दाओहुआ ने जवाब दिया, बेशक। भले ही उसके बड़े भाई ने इसका उल्लेख नहीं किया हो, फिर भी वह प्रतिपूर्ति के लिए मैडम ली के पास गई होती, क्योंकि आंगन के गार्ड यान परिवार के लिए काम पर रखे गए थे। ली झिंगनियन ने हंसते हुए दाओहुआ के सिर पर हल्के से थपथपाया। तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें इतनी चांदी की क्या जरूरत है? दाओहुआ ने उत्तर दिया, मैं एक संपत्ति खरीदना चाहता हूँ। ली झिंगनियन ने पूछा, क्या यह पर्याप्त नहीं है कि बड़े चाचा ने आपको 3 संपत्तियां और एक दुकान दी? दाओहुआ द्वारा ली परिवार को अंगूर वाइन की विधि बताने के बाद वे स्वाभाविक रूप से उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। यह जानते हुए कि लड़की को संपत्ति पसंद है, ली जिंगचांग ने उसे हाल ही में खरीदी गई 3 संपत्ति और जिंगझू में एक दुकान दी थी। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि जिंगझोऊ में संपत्तियां, जो अब उनके बहनोई के अधिकार क्षेत्र में हैं, चीजें आसान हो जाएंगी। अब चूंकि वे संपत्तियां दाओहुआ को दे दी गई थीं, इसलिए उन्हें अन्य संपत्तियां खरीदनी पड़ी। दाओहुआ ने प्रतिवाद किया, दूसरे चाचा, क्या आप कभी बहुत अधिक चांदी होने के बारे में शिकायत करेंगे? ली झिंगनियन ने अब और न बोलने का फैसला किया। तभी दाओहुआ किनवू और अन्य लोगों के पास जाने के लिए मुड़ा। अंकल किनवू। किनवू ने पहले दाओहुआ को नहीं पहचाना था, लेकिन अंकल किनवू संबोधन सुनकर उसे तुरंत पहले के चतुर छोटे लड़के की याद आ गई। क्या आप दाओहुआ हैं? यह देखकर कि किनवू अभी भी उसे याद करता है, दाओहुआ ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, बिल्कुल, मैं दाओहुआ हूँ। अंकल किनवू, आपकी याददाश्त भाई शियाओलियू से कहीं बेहतर है, उन्होंने पहले तो मुझे नहीं पहचाना। केंद्र से दूर, जियाओलियू ने अपने सिर के पिछले हिस्से को धीरे से खुजलाया। मुझे याद आया, आपने उस समय एक लड़के के रूप में कपड़े पहने थे, और आप अचानक एक लड़की में बदल गए, इसलिए मुझे इसे महसूस करने में एक पल लगा। किनवू थोड़ा चकित था, उसने उम्मीद नहीं की थी कि अतीत का एक छोटा सा अच्छा काम उन्हें इतना अच्छा रिटर्न दिलाएगा। दाओहुआ मुस्कुराया और किनवू की ओर देखा, अंकल किनवू, मैंने पहले भाई जियाओलियू से कहा था कि आप हमारे घर में रक्षक के रूप में शामिल होंगे, क्या आप इच्छुक होंगे? जियाओलियू ने तुरंत सिर हिलाया, हाँ, मैं पहले ही सहमत हूँ। किनवू क्षण भर के लिए सोच में खो गया, फिर उसने दाओहुआ और यान वेनशियू की ओर देखा, जो एसोसिएट गवर्नर के साथ बातचीत कर रहे थे, और जल्दी से झुक गए, यह हमारा सम्मान होगा। उसके पीछे किन 13 और अन्य लोगों ने आश्चर्य और अविश्वास से भरे चेहरे दिखाए। बस एक क्षण पहले वे निराश थे, निर्वासन की प्रतीक्षा कर रहे थे, और अगले ही पल वे प्रीफेक्चुरल गवर्नर के घर के लिए काम करने जा रहे थे।
स्वर्ग से ऐसा सौभाग्य क्या उनके पूर्वज अपना आशीर्वाद दिखा रहे थे। एसोसिएट गवर्नर के साथ कार्यवाही समाप्त करने और किन्वू और अन्य लोगों की फाइलों को मिटाने के बाद यान वेंशियू आए, हम अब जा सकते हैं। गवर्नर के कार्यालय से बाहर निकलने के बाद ही किन्वू और अन्य लोगों को एहसास हुआ कि वे सपना नहीं देख रहे थे। यह देखकर कि उनमें से प्रत्येक को चोटें आई हैं, दाओहुआ ने एक पल के लिए सोचा और ली जिंगियान से कहा, अंकल, चलो कल वापस चलते हैं। आइए उनकी चोटों का इलाज कराएं और उन्हें आराम दें। ली झिंगनियन को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। अच्छा है, हम पहले ली निवास लौटेंगे और मैं एक डॉक्टर को बुलाऊंगा। चैप्टर 192 अंतर्दृष्टि, तुम फिर वापस क्यों आए हो? ली जिंगियान को दाव हुआ और उसके भाई बहनों के साथ लौटते हुए उसके बाद घायल पुरुषों के एक समूह को देखकर फैन फैमिली और जियान फैमिली दोनों हैरान दिखे। ली जिंगचांग एक तरफ खड़े होकर दृश्य देख रहे थे, फिर भी उन्होंने सवाल पूछने में जल्दबाजी नहीं की। दाओहुआ मुस्कुराते हुए पास आए और फैन फैमिली का हाथ थाम लिया। आंटी, हमें आपको एक और दिन के लिए परेशान करना होगा। फैन फैमिली ने हंसते हुए दाओहुआ के माथे पर थपथपाई। तुम लड़की, अब तुम अपनी चाची के साथ विनम्र हो रही हो। अगर आप कुछ दिन और रुक सके तो आपके चचेरे भाई बहन बहुत खुश होंगे। इसके साथ उसने दाओहुआ का नेतृत्व किया, यान वेंशियो और उसके भाई बहनों को आंतरिक आंगन में लाया। ली जिंगचांग को स्थिति समझाने से पहले ली जिंगियान ने नौकरों को किन 5 और अन्य को आराम करने के लिए अतिथि कक्ष में ले जाने को कहा। कहानी सुनने के बाद ली जिंगचांग ने आह भरते हुए कहा, दाओहुआ केवल 10 साल की है, फिर भी वह पहले से ही चीजों के बारे में बहुत गहराई से सोचती है। ली झिंगनियन ने सहमति में सिर हिलाया। वास्तव में, अगर मेरे बहनोई का लक्ष्य ऊंचा चढ़ने का है, तो वह वास्तव में आंगन गार्ड के बिना नहीं कर सकते। और वेंशियू और अन्य लोगों को भी अपने लोगों को विकसित करना शुरू करना चाहिए। उन प्रभावशाली कुलीन परिवारों की तरह वे अपने बेटों और बेटियों के लिए जन्म से ही योग्य लोगों का चयन करना शुरू कर देते हैं और बचपन से ही उनका पालन पोषण करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं, वे उपयोगी और गहराई से वफादार दोनों बन जाते हैं। ली जिंगचांग ने सिर हिलाया। एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले यान परिवार के पास गहन संसाधनों का अभाव है। हमें अपने लोगों को बाहर से नियुक्त करना और चुनना होगा। वैसे, क्या आपने किन 5 और अन्य की पृष्ठभूमि की अच्छी तरह जांच कर ली है? जब रक्षक अंगरक्षकों को नियुक्त करने की बात आती है, तो हम लापरवाही नहीं बरत सकते। ली झिंगनियन हंसे। चिंता मत करो, भाई। हमारे तीनों भतीजे काफी होशियार हैं। वापस जाते समय विंशियू ने पहले ही किन 5 से उनके घरेलू पंजीकरण के कागजात और उनकी पहचान साबित करने वाले अन्य दस्तावेज मांगे, और उन्होंने उनके गृहनगर के बारे में विस्तार से पूछताछ की। और वेंकाई को थोड़ा उतावला होने के बावजूद लोगों से बात करने की आदत है। वह छोटों से दोस्ती कर रहा है। मुझे लगता है कि भाइयों को अब तक इन लोगों की पृष्ठभूमि की अच्छी समझ हो गई है। मैं खुद किन 5 और बाकी लोगों को ध्यान से देख रहा हूँ। उनका मार्शल कौशल वास्तव में ठोस है, यान परिवार की रक्षा करने के लिए काफी अच्छा है। इसके अलावा, इस बचाव के लिए वे जो कृतज्ञता महसूस करते हैं, उससे वे और भी अधिक समर्पित हो जाएंगे। यह सुनकर ली जिंगचांग के पास कहने के लिए और कुछ नहीं था। ली रेजिडेंस गेस्ट हाउस में किन 5 और अन्य लोगों ने डॉक्टर को चुपचाप उनके घावों का इलाज करने दिया और डॉक्टर के जाने के बाद ही बोलने की हिम्मत की। मैंने सोचा था कि इस बार हम निश्चित रूप से मर चुके हैं, लेकिन कौन भविष्यवाणी कर सकता था कि भाग्य इतना अनुकूल हो जाएगा और हम इतनी अच्छी नौकरी हासिल करेंगे। सबसे बड़े, किन योंग ने जियाओलियू को देखकर मुस्कुराने से पहले आश्चर्य से कहा। सियाओलियू, इस बार आप हमारे भाग्यशाली सितारे रहे हैं। यदि आप न होते तो शायद हम निर्वासन का सामना कर रहे होते। सियाओलियू ने अजीब तरीके से अपना सिर खुजाया। दरअसल, मैंने कुछ खास नहीं किया। यह दाओहुआ ही था जिसने मुझे सबसे पहले पहचाना। किन 5 ने उसकी ओर देखा, आगे बढ़ा, और मुस्कुराते हुए उसके कंधे को थपथपाया। वास्तव में आपके साथ कुछ भाग्य है। हमारे बड़े चाचा हमेशा कहते हैं कि अच्छे लोगों को पुरस्कृत किया जाता है।
यदि आप उस समय दयालु न होते तो आज हमें इतना सौभाग्य प्राप्त न होता। अपने सबसे प्रशंसित पांचवें भाई द्वारा प्रशंसा किए जाने पर जियाउलियो उत्साह से लाल हो गया और बिना रुके मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराया। उसे इस तरह देखकर बाकी लोग भी हंस पड़े। उस समय यान वेंशियु यान वेंकई के साथ अंदर चला गया। किन फाइव और अन्य तुरंत सीधे खड़े हो गए। मास्टर, चौथे युवा मास्टर। यान वेंशियु ने उन्हें आराम करने का इशारा किया। समारोह में खड़े मत हो, बैठ जाओ। आप सभी घायल हैं। किन फाइव ने कई वर्षों तक घूमते हुए कुछ प्रोटोकॉल सीखे थे और यह जानते थे कि नौकरों को तब नहीं बैठना चाहिए जब उनके स्वामी बात कर रहे हों, इसलिए वह बैठे नहीं। क्या आप हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, मास्टर? यह देखकर कि वे खड़े रहे, यान वेंशियु ने जोर नहीं दिया। उसने बस कुछ चांदी निकाली और मेज पर रख दी। मैंने अभी अपनी बड़ी बहन से बात की है। आप संभवतः काफी समय से घर नहीं आए हैं। चूंकि आप लंबे समय तक हमारे घर पर काम करेंगे, इस बीच आपको घर वापस जाने देना आसान नहीं होगा। इस पर चर्चा करने के बाद हमने आपको घर जाकर मिलने देने का निर्णय लिया है। हम आपको आधा महीना देंगे। उसके बाद हमें ढूंढने के लिए सीधे जिंगझोउ में प्रीफेक्चुरल गवर्नर के कार्यालय आएं। आप क्या सोचते हैं? किन वो और अन्य लोगों ने कभी भी इतने अच्छे भाग्य की उम्मीद नहीं की थी और वे तुरंत इतने खुश हो गए कि उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। यान वेंशियु ने मेज पर रखे चांदी को आगे बढ़ाया। यदि आपको लगता है कि यह संभव है, तो मेज पर रखी यह चांदी कुछ यात्रा व्यय है जो हमने आपके लिए तैयार की है। पिछले 1000 टन मोचन चांदी की तरह इसे अपनी सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान माने। अपने शुरुआती उत्साह के बाद किनवू ने तुरंत खुद को संभाला और आगे बढ़े। आपके विचार के लिए धन्यवाद, युवा मास्टर। हालांकि युवा मास्टर और युवा मिस के जिंगझोउ लौटने के साथ किसी को आपको एस्कॉर्ट करने की आवश्यकता है। मैं वापस नहीं आऊंगा, बाकी लोगों को घर जाकर देखने दो। सियाओलियू ने तुरंत कहा, मुझे भी वापस जाने की जरूरत नहीं है। यान वेंशियु ने किनवू को देखकर मुस्कुराया, यह महसूस करते हुए कि यह आदमी अपनी जगह जानता है और खुद को नहीं भूला है। ठीक है, तुम्हें घर जाकर देखना चाहिए क्योंकि हमारा इरादा भी यही है। इस बार हमारे साथ एक चाचा भी हैं, इसलिए हमें आपके अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। उसके पास उनके घरेलू पंजीकरण पते थे, इसलिए उसे उनके भाग जाने की चिंता नहीं थी। तभी किनवू ने अब और देर नहीं की, बल्कि धन्यवाद की दृष्टि से अपना आभार व्यक्त किया। युवा मास्टर, चौथे मास्टर, साथ ही युवा मिस को धन्यवाद। यान भाइयों के चले जाने के बाद किनवू ने जटिल भाव से मेज पर रखी चांदी को देखा। वो कुछ देर तक चुप रहे, फिर दूसरों की ओर मुड़े और कहा, हमारे नियोक्ताओं द्वारा किए गए उदार व्यवहार को देखते हुए हमें भविष्य में उनके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सियाओलियू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। बेशक, पांचवें भाई, चलो चांदी को जल्दी से बांट लें, ताकि जब हम लौटे तो हमारे पास अपने छोटे भाइयों और बहनों के लिए खरीदने के लिए कुछ अच्छा हो। सभी को प्रत्याशा में देखते हुए किनवू ने चांदी बांटना शुरू कर दिया। शाम दाव हुआ। पिछली रात ठीक से सोई नहीं थी। रात के खाने के बाद बिस्तर पर चली गई और इस बार उसने अपने दो चचेरे भाइयों के साथ देर तक जागकर बातें करने से इनकार कर दिया। मुख्य प्रांगण में ली जिंगचांग और श्रीमती फैन भी बिस्तर पर जाने के लिए तैयार थे। श्रीमती फैन बिस्तर पर लेट गईं और थोड़ी देर बाद वह पलट गईं और आहें भरीं। ली जिंगचांग परेशान और सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने असहायता से पूछा, आज तुम्हें क्या हो गया है? श्रीमती फैन, मुझे लगता है कि यह बहुत अफसोस की बात है। ली जिंगचांग हैरान होकर उठ बैठा, इसमें अफसोस की क्या बात है? श्रीमती फैन भी सीधे बैठ गईं, यह दाहुआ के लिए अफसोस की बात है। इन दिनों मैं सोच रहा हूँ, अगर मेरे बहनोई काउंटी मजिस्ट्रेट बने रहते, तो शायद हम उस लड़की को अपने बेटे की पत्नी के रूप में लेना चाह सकते थे। ली जिंगचांग हैरान रह गए, उन्होंने अपनी पत्नी से ऐसे विचार की उम्मीद नहीं की थी। झटके के बाद अवाक रह गए, बेहतर होगा कि आप यह विचार अभी छोड़ दें। श्रीमती फैन ने नाराज होकर कहा, मैंने इसे पहले ही छोड़ दिया है, आपको यह कहने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं यह भी जानता हूँ कि अगर हमारे जीजाजी को पदोन्नति नहीं मिली, तो भी वह दाओहुआ की शादी हमारे परिवार में कभी नहीं करेंगे। ली जिंगचांग, जब तक आप जानते हैं। श्रीमती फैन को अभी भी कुछ पछतावा महसूस हुआ। ऐसा कैसे है कि लड़की इतनी दूरदर्शी सोच वाली है। हमारी अपनी बेटियों के बारे में सोचें, जो अपने दिन केवल भोजन और कपड़ों के लिए प्रतिस्पर्धा में बिता रही हैं, जबकि उनकी लड़की को पहले से ही अपने माता पिता की चिंता होने लगी है। ली जिंगचांग एक पल के लिए चुप हो गए। जन्म किसी के प्रदर्शन को निर्धारित करता है। यान परिवार की तुलना में हमारा परिवार जिन मंडलियों में घूमता है, वे बहुत अलग हैं। दाओहुआ के सामान्य सामाजिक दायरे में या तो उच्च पदस्थ अधिकारी या कुलीन परिवार शामिल होते हैं। उसने और अधिक देखा है, अधिक सुना है, और इस प्रकार उसका अनुभव स्वाभाविक रूप से व्यापक हो गया है। आज मैंने उस लड़की से यह भी पूछा कि उसने अपने परिवार के लिए बॉडीगार्ड रखने के बारे में क्यों सोचा। उसने तुरंत उत्तर दिया कि झो और डोंग परिवारों को अपने स्वयं के संरक्षकों के साथ देखकर उसे लगा कि उसके परिवार के पास भी कुछ होना चाहिए। आप देखते हैं, यह उन वृत्तों में अंतर है जिसमें कोई व्यक्ति चलता है जो अंतर्दृष्टि के एक अलग स्तर की ओर ले जाता है। अब हमारी अपनी बेटियों के बारे में सोचो। उनकी सामान्य कंपनी व्यापारियों की बेटियां हैं। मेरा इरादा आलोचना करने का नहीं है, लेकिन जब शिष्टाचार, पारिवारिक परंपराओं और शिक्षा की बात आती है, तो वे कुलीन और आधिकारिक परिवारों के बच्चों की तुलना में बहुत पीछे रह जाते हैं। श्रीमती फैन ने आह भरते हुए कहा, क्या यह सच नहीं है? पहले, मुझे कभी नहीं लगा कि हमारी बेटियां अपर्याप्त हैं, लेकिन दाओहुआ की तुलना में वे वास्तव में कमजोर लगती हैं। ली जिंगचांग, ठीक है, चलो इसके बारे में अब और न सोचें। किसी का जन्म कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई चुन सके। एन जिंग और एन शिन की दाओहुआ के साथ काफी अच्छी बनती है ना? उन्हें भविष्य में उसके साथ अधिक समय बिताने दें। हम उनसे दाओहुआ की तरह चतुर होने की उम्मीद नहीं करते हैं, हम बस उम्मीद करते हैं कि वे उसका अनुसरण करके अधिक अनुभव प्राप्त कर सके। चैप्टर 193, एक आदमी सभी को हरा देता है। पहले महीने की 19वीं तारीख को ली जिंगनियन के साथ 3 दाओहुआ भाई बहन जिंगझो लौट आए। दादी, मैं वापस आ गई हूँ। जैसे ही वो बूढ़ी मैडम यान के कमरे में दाखिल हुई, दाओहुआ ने खुद को बुढ़िया की बाहों में फेंक दिया। मैं इतने समय के लिए चली गई थी, क्या तुमने मुझे याद किया? दाओहुआ के आलिंगन से बूढ़ी मैडम यान को पीछे की ओर धकेल दिया गया और हल्की झुंझलाहट के साथ उसकी पीठ थपथपाई और हंसते हुए डांटा, अब तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है, और तुम अभी भी इतनी चिपचिपी हो। जैसे ही वह बोली, उसने दाओहुआ को ध्यान से देखने के लिए उसे दूर खींच लिया। यह लड़की बचपन से ही उसके पास पली बड़ी थी, यह पहली बार था जब उसने उसे छोड़ा था। दरअसल, अपनी पोती को हर दिन एक छोटी मधुमक्खी की तरह उसके आसपास भिनभिनाने की आदत हो गई थी, लेकिन अचानक चले जाने से वह कुछ हद तक अभ्यस्त हो गई थी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या लड़की पिछले आधे महीने से अपने चाचा के यहाँ रहकर ठीक से खाना खा रही थी और सो रही थी। बुढ़िया की ओर से चिंतित दृष्टि देखकर दाओहुआ बस उसके सामने घूम गया और मोटी चमड़ी वाले ने पूछा, दादी, जल्दी से देखो, क्या मैं सुंदर नहीं हो गई हूँ? दाओहुआ के गुलाबी रंग और थोड़े मोटे गालों को देखकर बूढ़ी मैडम यान ने उस पर अपनी आंखें घुमाई और हंसने से पहले उसे अपने पास बैठा लिया और ली जिंगयान से बोली, जो पीछे आ रही थी, इस लड़की को बूढ़ी नौकरानी ने खराब कर दिया है, एक ऐसा दृश्य जो निश्चित रूप से अंकल को खुश करता है। ली जिंगयान ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि ओल्ड मैडम और दाओहुआ करीब हैं। आज राज्यपाल कार्यालय में करने के लिए बहुत कुछ नहीं था। यह जानकर कि अंकल अपने 3 बच्चों के साथ वापस आ गए हैं, यान झिगाओ आंतरिक आंगन में वापस चला गया, और इसके तुरंत बाद दूसरी और तीसरी शाखा के लोग भी आ गए। यान झिगाओ ने पहले ली झिंगनियन के साथ खुशियों का आदान प्रदान किया, फिर प्रांतीय राजधानी में 3 दाओहुआ भाई बहनों के व्यवसाय को आगे बढ़ाया। क्या दाओहुआ ने हमारे परिवार के लिए कोर्टयार्ड गार्ड्स की एक टीम को काम पर रखा है? शायद यह झटका था, लेकिन जब ली जिंगयान ने किन्वू और अन्य का जिक्र किया, तो यान झियुआन की आवाज अचानक तेज हो गई। इस विस्फोट ने दाओहुआ को चौंका दिया,
जो बूढ़ी मैडम यान के साथ कानाफूसी कर रही थी, जिससे उसे दूसरी ओर देखना पड़ा। उसे अपनी ओर देखते हुए यान झियुआन ने तुरंत एक बुजुर्ग का रुख अपनाया। दाओ हुआ, यह सिर्फ आपको डांटने के बारे में नहीं है। कोर्टयार्ड गार्ड को काम पर रखने जैसा बड़ा निर्णय लेते समय आप पहले से ही परिवार के साथ इस पर चर्चा कैसे नहीं कर सकते थे और खुद ही निर्णय ले सकते थे। क्या आपकी निडरता कुछ ज्यादा नहीं है? साथ ही, क्या आपने अपने पिता के बारे में भी सोचा? यह सुनकर ली जिंगयान के चेहरे पर मुस्कान तुरंत थोड़ी फीकी पड़ गई। यान परिवार के दूसरे मास्टर के पास शब्द ही शब्द थे। जीजाजी को न मानकर उसका क्या मतलब था? क्या वह इस बात पर जोर दे रहा था कि उसने सीमा से आगे बढ़कर यान परिवार के मामलों में हस्तक्षेप किया है? यान वेंशियू, जो नीचे बैठे थे, ने भी थोड़ा भौहें चढ़ाई और कहा, दूसरे अंकल, रक्षक को नियुक्त करने के बारे में बड़ी बहन ने मेरे साथ इस पर चर्चा की और मैं सहमत हो गया। इसके अलावा मैं ही वह व्यक्ति था जो उन्हें लाने के लिए गवर्नर के कार्यालय गया था। यान वेनकाई को लगा कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए और उन्होंने कहा, मैं भी इससे सहमत हूँ। अपने दो भाइयों को बोलते देखकर क्रोधित दाओहुआ ने अंततः बोलने से परहेज किया। क्या उसका तथाकथित दूसरा चाचा कुछ ज्यादा ही भूमिका निभा रहा था? उसके सस्ते पिता ने कुछ भी नहीं बोला था और यहाँ वह हंगामा शुरू कर रहा था। अपने दो भतीजों द्वारा उसका खंडन करने पर यान जियुआन को कुछ शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने सख्त चेहरे के साथ कहा, वेनशियू, वेनकाई, आप दोनों अभी भी युवा हैं और आपने ज्यादा अनुभव नहीं किया है। आप दुनिया की चालाकी को नहीं समझते हैं। कोर्टयार्ड गार्डों को नियुक्त करना हमारे परिवार की सुरक्षा से संबंधित है। आप दोनों को लोगों को परखने का अनुभव नहीं है। यदि आप कुछ बेचैन या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेरित व्यक्तियों को नियुक्त करते हैं, तो क्या यह हमारे परिवार पर आपदा को आमंत्रित नहीं करेगा? अन्य संपन्न परिवारों के विपरीत, उनके संरक्षक उनके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। लेकिन आप, प्रांतीय राजधानी की सिर्फ एक यात्रा के बाद लोगों को उनके बारे में कुछ भी जाने बिना लापरवाही से काम पर रख रहे हैं, बहुत बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं। इस तरह से बात किए जाने पर यान वेनशियू को बहुत असहज महसूस हुआ, लेकिन यह देखते हुए कि यान जियुआन एक बुजुर्ग था और चाचा के साथ मौजूद था, उसने बिना किसी खंडन के अपना मुंह हिला दिया। जहां तक वेनकाई की बात है, उसका रंग तुरंत खराब हो गया और वह बहुत दुखी महसूस करने लगा। वह प्रत्युत्तर देने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे अभिव्यक्त करे। वो केवल असहाय होकर देखता रह गया। इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाने पर दाओहुआ बोला, दूसरे अंकल, आपने जो कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। भाई और चौथा भाई मूर्ख नहीं है। हो सकता है कि वे युवा हों और उनके पास ज्यादा अनुभव न हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे मामलों को संभाल नहीं सकते। भाई और चौथा भाई वांग्यू अकादमी में जाते हैं और काफी संख्या में लोगों से मिले हैं। हो सकता है कि वे दूसरे अंकल की तरह लोगों को परखने में उतने अच्छे न हों, लेकिन अच्छे और बुरे में अंतर करने के बारे में उनके पास अभी भी अपनी अंतर्दृष्टि है। भाई ने कोर्टयार्ड गार्ड्स के घरेलू पंजीकरण और संदर्भों की विस्तार से जांच की थी। दूसरे भाई ने उनसे बात की और उनके साथ समय बिताया, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछताछ की। यदि वे निर्दयी लोग थे, तो निश्चित रूप से कुछ पता चल गया होता, है ना? यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने बिना सोचे समझे काम किया? इसके अलावा, यह मैं ही था जिसने उन्हें काम पर रखने का सुझाव दिया था, और मैं अपने दिमाग से बाहर नहीं हूँ। मैं सड़क से लोगों के एक समूह को यूं ही घर नहीं लाऊंगा। बेशक, मेरे पास अपने कारण हैं। अपना भाषण समाप्त करते हुए, उसने अब यान जियुआन की ओर नहीं देखा, बल्कि बूढ़ी मैडम यान की ओर मुड़कर कहा, दादी, आप जानती हैं कि हमने जिन लोगों को काम पर रखा है, वे भाई जियाओलियो और उनके साथी हैं। मैडम यान अचंभित हो गईं, क्या आप किन जियाओलियो और उन अन्य लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो पहले हमारे साथ आए थे? दाओहुआ ने सिर हिलाया, दादी, आप भाई शियाओलियो और अंकल किन के चरित्र और मार्शल कौशल के बारे में जानती हैं। दूसरे अंकल को मुझ पर और मेरे दो बड़े भाइयों पर भरोसा नहीं है, इसलिए आप उन्हें बताएं। मैडम यान ने अपने सबसे बड़े और दूसरे बेटे की ओर देखा और सिर हिलाया,
मैं किन और उनकी टीम के बारे में जानती हूँ। अगर यह उनकी सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो दाओहुआ, वेंताओ और मुझे लिनी काउंटी तक पहुंचने में बहुत अधिक समय लग सकता था। जहां तक की बात है, वह जिम्मेदार है, परेशानी नहीं देखता है और अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लेता है। उसके अधीन सभी ईमानदार लोग हैं जो जीविका कमाने की कोशिश कर रहे हैं। बुढ़िया ने जो कहा, उसे सुनकर यान जियोवान के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव दिखे। यान झिगाओ ने उस पर एक नजर डाली। दूसरा भाई इस बार कुछ ज्यादा ही आवेगी हो गया होगा। भविष्य में बच्चों को सबक सिखाने से पहले उन्हें बोलना खत्म कर लेने दें। कोई जल्दी नहीं है। यान जियोवान ने शर्मीली मुस्कान दी। मुझे बस चिंता थी कि विंशियो और उसके भाई बहन बहुत जल्दबाजी कर सकते हैं। अजीब माहौल को देखते हुए ली जिंगनन ने तुरंत हंसते हुए बात को शांत करते हुए कहा, युआन भाई की चिंताएं जायज हैं। अगर मेरा अपना बच्चा इस तरह से व्यवहार करेगा, तो मैं भी चिंतित हो जाऊंगा। हालांकि कभी कभी अवसर पलक झपकते ही बीत जाते हैं, और एक बार जब आप गांव से चूक जाते हैं, तो वहां कोई दुकान नहीं रह जाती है। 3 बच्चे भी इस बात पर विचार कर रहे थे कि परिवार के लिए सबसे अच्छा क्या है। वे लोगों को बनाए रखना चाहते थे और पहले परिवार का अभिवादन नहीं करते थे। उनकी हरकतें समझ में आती हैं। यान झिगाओ मुस्कुराए और सहमति में सिर हिलाया। दूसरे चाचा ने जो कहा वह सच है। एक बार जब रक्षक आ जाएगा और मैं देख लूंगा कि कोई समस्या नहीं है, तो मैं निश्चित रूप से उन्हें अच्छा इनाम दूंगा। यह बहुत हो गया, चलो आगे बढ़ें। दाओहुआ, आप अपने भाइयों और बहनों के लिए उपहार लाए थे, है ना? उपहार कहाँ हैं? मैडम यान ने चतुराई से विषय बदलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। दाओहुआ ने वांग मैनमैन को आने का इशारा किया। जल्द ही वांग मनमन उपहारों का ढेर लेकर अंदर आया। ये दूसरे भाई, तीसरे भाई और 5वें भाई के लिए हैं। और ये दूसरी बहन और अन्य के लिए हैं। दाओहुआ को परिवार के लड़कों के लिए जो उपहार मिले, वे लेखन ब्रश, स्याही, कागज और अन्य स्टेशनरी थे, जबकि यान येहुआन और अन्य लोगों के लिए वे प्रांतीय राजधानी में बेचे जाने वाले फैशनेबल रेशम के फूल थे। सभी ने मुस्कुराते हुए अपने उपहार प्राप्त किए और दाओहुआ को धन्यवाद दिया। यान यल ने अपना उपहार लेने के बाद मुस्कुराते हुए दाओहुआ से कहा, बड़ी बहन, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं, जो नए साल के बाद हमारे चाचा के घर जाने में सक्षम हैं। हमारे विपरीत जो घर तक ही सीमित हैं। दाओहुआ की अभिव्यक्ति नहीं बदली क्योंकि उसने सीधे उत्तर दिया, तीसरी बहन, आपके एक चाचा भी हैं। यदि आप यात्रा करना चाहती हैं, तो बस दूसरे चाचा और दूसरी चाची को अपने साथ ले जाने के लिए कहें। आखिरकार उनके पास पूरे दिन करने के लिए कुछ नहीं है। यह सुनकर यान जियोवान के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम्हारा क्या मतलब है कि मुझे कुछ नहीं करना है? क्या मैं घरेलू मामलों और सामाजिक मेलजोल का प्रबंधन नहीं कर रहा हूँ? ओह! दाओहुआ ने आश्चर्य की आवाज निकाली और मुस्कुराते हुए कहा, दूसरे अंकल, मुझे वास्तव में खेद है, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुख्यतः क्योंकि आप हमेशा इतने स्वतंत्र लगते हैं। यान जियोवान का चेहरा कठोर हो गया। उसने जो कुछ किया था उसे गिनने का इरादा किया, लेकिन एक पल के प्रतिबिंब के बाद उसे एहसास हुआ कि वास्तव में उसने बहुत कुछ नहीं किया है, जिससे वह अजीब तरह से चुप हो गया। यह देखकर ली झिंगनियन को अंदर से खुशी हुई। अपने चेहरे की मुस्कुराहट छुपाने के लिए उसे भेष बदलकर अपनी चाय की प्याली उठानी पड़ी। यह दाओहुआ परोक्ष रूप से अपने दूसरे चाचा की आलोचना कर रहा था, यह सुझाव देते हुए कि यदि उसके पास हमेशा करने के लिए कुछ नहीं है, तो उसे हर किसी पर हावी होना बंद कर देना चाहिए। प्रांतीय राजधानी के रेशम के फूल वास्तव में सुंदर हैं। शहर में हलचल होगी। मुझे इसे देखने जाना अच्छा लगेगा। इतनी पुरानी होने के बावजूद मैंने कभी प्रांतीय राजधानी का दौरा नहीं किया है। यान यल ने बोलना समाप्त करने के बाद यान येशुंग ने दाओहुआ की ओर ईर्ष्या से देखा। दाओहुआ को इस बात से थोड़ा दर्द महसूस हुआ, खासकर जब उसने देखा कि उसके सौतेले पिता फिर से परेशान होने लगे। उसका सिरदर्द बढ़ता ही गया। तीसरी बहन, वास्तव में भाग्यशाली होने की बात करें तो हमारे परिवार में कोई भी भाई बहन आपके और 5वें भाई जितना भाग्यशाली नहीं है।
यान येशुंग आश्चर्यचकित था, और कमरे में मौजूद अन्य लोग भी। यान येशुंग आश्चर्यचकित था, और कमरे में मौजूद अन्य लोग भी हैरान थे। दाओहुआ ने गंभीरता से कहा, इसके बारे में सोचो। मुझे और मेरी दूसरी बहन को अपने चाचा से मिलने के लिए लंबी दूरी तय करनी होगी। लेकिन आप और पांचवें भाई, तुम्हारे चाचा हमेशा पिताजी के साथ रहे हैं। जब भी आप उन्हें देखना चाहते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। कितना सुविधाजनक है ना? मैंने अक्सर उन्हें पीछे के आंगन में भागते देखा है। और हर बार वो एक छोटा पैकेट लेकर आते हैं और एक बड़ा पैकेट लेकर चले जाते हैं। मुझे बताओ, तुम्हारे लिए ईर्ष्या करने लायक क्या है? कमरे में सन्नाटा छा गया। ली झिंगनियन अपनी हंसी रोकने में लगभग असफल रहे, बमुश्किल चाय को अपने मुंह में रख पाए। अपने संयम के लिए आभारी थे, नहीं तो उसके जीजा का चेहरा और भी बुरा होता। अध्याय 194, शारीरिक अनुबंध मुख्य न्यायालय। दूसरे भाई, आप किस बात पर हंस रहे हैं? मैडम ली ने अवाक होकर ली झिंगनियन की ओर देखा, जो ओल्ड मैडम के आंगन से बाहर आने के बाद से ही अपने चेहरे पर मुस्कान रखता था। ली झिंगनियन ने अपनी मुस्कुराहट पर लगाम लगाते हुए कहा, मैं सोच रहा था, दाओहुआ इतना दुर्जय कैसे है? जब भी वह अभी अभी अपने जीजाजी की शर्मिंदा और असहज अभिव्यक्ति के बारे में सोचता था, तो वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर पाता था। किसी उपपत्नी के लिए बिना बताए अपने परिवार की मदद करने के लिए घर से चीजें ले जाना एक बात थी, लेकिन एक बार जब यह बात सामने आ गई, खासकर उसके पति के वैध परिवार के सामने, तो यह कुछ हद तक शर्मनाक हो सकता है। दाओहुआ ने वास्तव में ऐसा करने का साहस किया, इसका सूक्ष्मता से उल्लेख करते हुए, कम से कम अपने पिता को गरिमा के अंजीर के पत्ते के साथ छोड़ दिया। यह सुनकर मैडम ली को भी कुछ मजा आया, लेकिन उन्होंने तुरंत आह भरी, मुझे नहीं पता कि उनका यह स्वभाव अच्छा है या बुरा। ली झिंगनियन गंभीर हो गए, निश्चित रूप से यह अच्छा है। दाओहुआ को इस तरह के रवैये से परेशान नहीं किया जाएगा। रखेल के बारे में बात करना एक बात है, लेकिन आपके दूसरे चाचा ने, बड़े होने का फायदा उठाते हुए, सभी उच्च और शक्तिशाली कार्य किए। न तो आपने और न ही आपके बहनोई ने अभी तक बात की थी, और वह पहले से ही उंगलियां उठा रहे थे, जो वास्तव में कष्टप्रद था। तीनों बच्चों ने मदद करके परिवार के लिए अच्छा काम किया, लेकिन उनके मुंह में यह एक विपत्ति बन गई। अगर दाओहुआ अपने और अपने भाइयों के लिए खड़ी नहीं होती, तो यह बहुत अन्यायपूर्ण होता। मैडम ली को भी यान झियुआन से नाराजगी महसूस हुई और उन्होंने अपना असंतोष व्यक्त किया। पहले, मेरे दूसरे भाई को कुछ हद तक समझ थी, लेकिन जब से वेंशियु और अन्य लोग वांग्यू अकादमी में गए, वह असहज महसूस कर रहा है और हमेशा दाओहुआ के लिए परेशानी पैदा कर रहा है। हम, ली झिंगनियन ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, आपने अपने पत्रों में अकादमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया, वास्तव में क्या हुआ? फिर मैडम ली ने अकादमी के कोटा के मुद्दे को एक एक करके समझाया और गुस्से से कहा, कोटा लिटिल प्रिंस द्वारा दिया गया था, इसका दाओहुआ से क्या लेना देना है? उसे मेरे दाओहुआ को दोष क्यों देना चाहिए? बिना कुछ कहे ली झिंगियान की आंखें चमक उठी और उन्होंने मेज से चाय का कप उठाया और पीना शुरू कर दिया। क्या लिटिल प्रिंस के लिए दूसरे घर के वेंजी और नाजायज बेटे वेनबिन को वांग्यू अकादमी में दाखिला देना परेशानी की बात थी? उनकी राय में, ऐसा नहीं था। यदि दाओहुआ वास्तव में इसे मांगना चाहती, तो वह निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने में सक्षम होती। यह बात उसे डर थी कि उसके जीजा को भी पता चल गया होगा। मैडम ली ने आगे कहा, जब से वेंक्सियू और अन्य लोग वांग्यू अकादमी गए और अक्सर लिटिल प्रिंस का अनुसरण करते थे, उनका व्यवहार निश्चित रूप से पहले से बदल गया है। जब वे घर लौटे, वेंची और वेनबिन के बगल में खड़े थे, तो अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। पहले, हर कोई एक ही स्तर पर था, लेकिन अब, वेंशियू और अन्य को बेहतर होते देख रहा है जबकि वेंजी अभी भी उसी स्थान पर है। मेरा दूसरा भाई स्वाभाविक रूप से परेशान है। ली झिंगनियन ने ठंडे स्वर में कहा, जो पूर्वनिर्धारित है उसे टाला नहीं जा सकता। उसके परिवार ने दाओहुआ के लिए ऐसा क्या किया है कि उसने मांग की कि वह वेंजी के साथ भी वैसा ही व्यवहार करे? वह रुका और फिर बोला, यह बात, आपके जीजाजी बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं।
उन्होंने दाओहुआ पर अपने नाजायज बेटे के लिए कोटा मांगने पर जोर नहीं दिया था। वेंजी वांग्यू अकादमी में नहीं पहुंची और वह नहीं जानता था कि दाओहुआ ने जानबूझकर ऐसा किया था, लेकिन वेनबिन का वहां नहीं पहुंचना निश्चित रूप से उसकी ओर से जानबूझकर किया गया था। उसने अनुमान लगाया कि शायद उसके जीजाजी ने भी यह बात देख ली होगी और इसीलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। मैडम ली मुस्कुराई और कुछ नहीं बोली। ली झिंगनियन ने मैडम ली की ओर देखा, उसके गुलाबी रंग और शांत भौहों को देखा, जो पहले की तुलना में काफी अलग थी जब वह आया था, और उसकी आंखें उदासी से भरी हुई थीं। यह जानते हुए कि उसका हालिया जीवन कितना आरामदायक था, उसने कहा, आखिरकार मैं आपके और हमारे सबसे बड़े भाई के लिए पूरी तरह से सहज हो सकता हूँ। मैडम ली मुस्कुराई, बच्चे बड़े हो गए हैं, वे अपनी माँ के रूप में मेरी रक्षा करना जानते हैं। आप और हमारा सबसे बड़ा भाई अब मेरे बारे में कम चिंता कर सकते हैं। बाद में ली जिंगयान कुछ दिनों के लिए यान परिवार में रहे, जाने से पहले फिर से संपत्तियां और दुकानें खरीदी। दाओहुआ द्वारा अंगूर वाइन रेसिपी बेचने और ली परिवार द्वारा दाओहुआ को 3 संपत्ति और एक दुकान देने के मामले के बारे में मैडम ली ने केवल ओल्ड मैडम यान झिगाओ और यान झियुआन को निजी तौर पर इसका उल्लेख किया। बूढ़ी मैडम ने सलाह दी, दाओहुआ अभी भी युवा है, आपको उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। मैडम ली ने हंसते हुए कहा, उस लड़की को शायद आपकी निगरानी की जरूरत है, बूढ़ी मैडम। मैं निश्चित रूप से उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। इसके अलावा वो केवल अपनी माँ की बात सुनती है। यह सुनकर बूढ़ी मैडम को अच्छा लगा और सास बहू काफी देर तक हंसती रहीं। जहाँ तक झिगाओ का सवाल है, हालांकि वह ली परिवार की उदारता से हैरान था, लेकिन उसने हस्तक्षेप करने के बारे में नहीं सोचा और मामला टल गया। ली झिंगनियन के चले जाने के बाद यान वेनशियू, यान वेनकाए और यान वेंटाओ को अकादमी में रिपोर्ट करना था, और दाओहुआ और यान येशुंग ने अपनी कक्षाएं शुरू की। मास्टर शेन कुछ दिन पहले अपने गृहनगर से लौटे थे। पहले महीने की 29वीं तारीख को किन्वू जियाओलियू और 7 अन्य लोगों के साथ जिंगझोउ पहुंचे। अपने भावी नियोक्ताओं को इंतजार न कराते हुए उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले एक रात घर पर आराम किया। प्रभावशाली प्रीफेक्चुरल गवर्नर कार्यालय को देखकर पार्टी एक कदम भी आगे बढ़ाने में झिझक रही थी। भाई वू, क्या हम भविष्य में यहाँ काम करेंगे? जियाओलियू ने गवर्नर कार्यालय की ओर इशारा करते हुए पूछा। किन वू ने अपना सिर हिलाया, यह सामने का कार्यालय है, हमारे कर्तव्य संभवतः आंतरिक प्रांगण में होंगे। चलो पीछे की सड़क पर चलते हैं और देखते हैं। मुख्य प्रांगण में दाओहुआ अपनी कक्षाओं में भाग लेने की तैयारी कर ही रही थी कि उसने पिंगटोंग से सुना कि किन्वू और अन्य लोग आ गए हैं। उसने तुरंत अपना आंदोलन बंद कर दिया और शेन फूजी से एक दिन की छुट्टी मांगने के लिए वांग मैनमैन को बुलाया। उसके इस तरह के कृत्य को देखकर मैडम ली नाराज नहीं हुई, बल्कि बस मुस्कुराई। वे बहुत जल्दी आ गए। फिर पिंगटोन की ओर मुड़ते हुए बटलर सन को पहले मास्टर को देखने के लिए उन्हें सामने लाने के लिए कहें। यदि मास्टर को मंजूरी है तो उन्हें यहाँ लाएं। पिंगटोन तुरंत मुड़ा और चला गया। आधे घंटे से अधिक समय के बाद पिंगटोन और बटलर सन किन्वू और अन्य को मुख्य प्रांगण में ले आए। यहाँ आंगन में रुको, मैं जाकर मैडम और सबसे बड़ी युवा मिस को रिपोर्ट करूंगा। किन्वू और उनके समूह ने अपना सिर झुका लिया और चुपचाप इधर उधर देखने की हिम्मत न करते हुए याद में चुपचाप खड़े रहे। जल्द ही उन्होंने पर्दा उठाए जाने की आवाज सुनी, जिसके बाद एक नौकरानी ने मेज और कुर्सियां हटा दी और फिर दाओहुआ ने मैडम ली को बाहर निकलने में सहायता की। मास्टर ने क्या कहा? मैडम ली बैठ गईं और फिर बटलर सन की ओर देखा। बटलर सन ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर ने सामने के आंगन में उनकी मार्शल क्षमताओं का आकलन किया और उन्हें संतोषजनक पाया। मैडम ली ने सिर हिलाया, फिर पिंगटोन की ओर देखा, जिसने तुरंत 8 दास्ता अनुबंध मेज पर रख दिए। यह देखकर दाओहुआ की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर देखा, उसे चुप रहने का संकेत दिया। इससे पहले कि उसने किन्वू और उसके समूह को संबोधित किया, मास्टर ने पहले ही मुझसे और मास्टर से आपकी स्थिति के बारे में बात की है, और आपको उस उद्देश्य के बारे में पता होना चाहिए जिसके लिए हमने आपको काम पर रखा है ना?
किन-वू ने सिर हिलाया। हम समझते हैं, मैडम। मैडम ली, यह अच्छा है। हमारे घर में दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है, खासकर जब से आपको यान निवास की सुरक्षा की रक्षा करने का काम सौंपा जाएगा, जो इसे और भी अपरिहार्य बनाता है। उसने पिंगटोन को किन-वू और अन्य को तैयार अनुबंध सौंपने का इशारा किया। यह सुनकर कि उन्हें दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना है, किन-वू और अन्य लोग आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इसका पहले उल्लेख नहीं किया गया था, और वे अपने हाथों में अनुबंध लेकर झिझक रहे थे। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मैडम ली मुस्कुराईं। यह पहली बार है कि मास्टर बाहरी लोगों को काम पर रख रहा है, और कुछ विवरणों को नजरअंदाज कर दिया गया होगा। हमारा परिवार आपको अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता है। यदि आप अनिच्छुक हैं, तो हम जोर नहीं देंगे। हालांकि आपको गवर्नर के कार्यालय से आपको छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई 1000 टन चांदी का भुगतान करना होगा। किन-वू ने मैडम ली की ओर देखा, जो प्रतिष्ठित, शालीन और दयालु अभिव्यक्ति वाली थी, फिर दाओहुआ की ओर देखा, जो उन्हें चौड़ी आंखों से देख रही थी। थोड़ी देर विचार करने के बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, हम हस्ताक्षर करेंगे, महोदया। उनके जैसे आम लोगों के लिए किसी अधिकारी के घर में काम करने के लिए दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करना भी एक असाधारण अवसर था। यह सुनकर मैडम ली की मुस्कान चौड़ी हो गई, और उन्होंने पिंगटोन को पेन पास करने का संकेत दिया। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपको हमेशा के लिए यान परिवार में नहीं रखना चाहते हैं। दास्ता अनुबंध केवल 20 वर्षों के लिए है, जिसके बाद आप जहां चाहें वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। बेशक, यदि आप यान परिवार को सहमत पाते हैं, तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका भी स्वागत है। यह सुनकर किन-वू और अन्य लोग शांत हो गए। मैडम ली ने आगे कहा, किन-वू, आज से आप 10 टेल्स के मासिक वजीफे के साथ यान परिवार के गार्ड कैप्टन के रूप में काम करेंगे, और अन्य को प्रत्येक को 5 टेल्स मिलेंगे। मुझे आशा है कि आप कर्तव्य निष्ठा से यान परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह देखकर कि उनका वजीफा इतना उदार था, किन-वू और उनका समूह रोमांचित हो गए। फिर उन्होंने मैडम ली को यह कहते हुए सुना, आपको छुड़ाने के लिए इस्तेमाल की गई 1000 टन चांदी के संबंध में, जब तक कर्ज पूरी तरह से चुका नहीं दिया जाता, तब तक आपके मासिक वजीफे से आधा काट लिया जाएगा। आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं है ना? किन-वू और अन्य लोगों ने एक साथ अपना सिर हिलाया। मैडम ली, बहुत अच्छा, बटलर सन, कृपया गार्ड किन और अन्य को आराम करने के लिए ले जाए। चैप्टर 195, आवंटन। किन भाइयों को ले जाने के बाद मैडम ली ने अपनी बेटी को दास्ता अनुबंध को देखते हुए देखा और सोच में खो गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या आपको लगता है कि मैंने उन्हें इस दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया? दाओहुआ ने तुरंत अपना सिर हिलाया। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तव में आपके दूसरे चाचा ने जो कुछ कहा वह गलत नहीं था। आप अपने कार्यों में थोड़े जल्दबाजी में थे। तकनीकी रूप से जब आपने उन्हें गवर्नर के कार्यालय में भुनाया तो आपको उनसे दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना चाहिए था। दाओहुआ ने कहा, मैंने सोचा कि लोगों को काम पर रखने के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है। यह लोगों को खरीदने जैसा नहीं है। मैडम ली ने कहा, किन-वू से पूछें कि क्या उन्हें माल परिवहन करते समय पहले से अनुबंध पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता है। यहाँ तक डिलीवरी के लिए भी अनुबंध की आवश्यकता होती है। संपत्ति की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए किसी को नियुक्त करने की तो बात ही छोड़ दें। अपनी बेटी को अपना सिर नीचे करते हुए देखकर मैडम ली मुस्कुराईं और उसके सिर को छुआ। मैं तुम्हें दोष नहीं देती। तुम्हें इसका कोई अनुभव नहीं है। तुम सब कुछ के बारे में कैसे सोच सकती हो? दरअसल यह तथ्य कि तुमने परिवार के लिए संरक्षक नियुक्त करने के बारे में सोचा, तुम्हारे माता और पिता दोनों को आश्चर्य हुआ। माँ यह भी जानती है कि किन भाइयों ने आपकी और बूढ़ी मैडम की मदद की है। उनसे दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाना, आपको इसके बारे में थोड़ा असहज महसूस करना चाहिए। लेकिन इसके बारे में दूसरी तरह से सोचें। क्या यान परिवार के लिए काम करना भी उन्हें स्थिरता नहीं दे रहा है? यह पूरे साल बाहर घूमने से कहीं बेहतर है ना?
इसके अलावा मैंने उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया है। मैं जो मासिक चांदी देता हूँ वह जिंगझोउ शहर में उच्चतम मानक के अनुसार है। यदि वे मितव्ययी हैं, तो वे अच्छी मात्रा में चांदी भी बचा सकते हैं। दाओहुआ ने मैडम ली का हाथ थाम लिया। माँ, मुझे पता है कि आप सबसे दयालु हैं। मैडम ली मुस्कुराई और दाओहुआ का माथा थपथपाया। आप आह। दाओहुआ ने कहा, हे माँ, आप अंकल किनवू और अन्य लोगों के लिए व्यवस्था करने की क्या योजना बना रही हैं? मैडम ली ने एक पल के लिए सोचा। आपके दूसरे और तीसरे भाई खुद काफी कुशल हैं, साथ ही टिटो और टिशो उनके साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाएगा। जहां तक सबसे बड़े भाई की बात है, हमें उसके लिए 2 लोगों को नियुक्त करने की आवश्यकता है। बाकी 4 विभिन्न कर्तव्यों के लिए घर पर रहेंगे। मैं देखता हूँ कि किन में कुछ क्षमताएं हैं, इसलिए वह घर पर युवा नौकरों को भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। दाओहुआ ने तुरंत कहा, माँ, मुझे भी कोई चाहिए। मैडम ली आश्चर्यचकित थी। आप बाहर नहीं जाते? आपको किसी की आवश्यकता क्यों है? दाओहुआ ने मैडम ली की बांह हिलाई। लेकिन मेरे पास बागान और दुकानें हैं। मेरे पास मूल रूप से एक बागान और 2 दुकानें थीं। अब अंकल द्वारा मुझे दिए गए 3 बागान और एक दुकान के साथ मेरे पास 4 बागान और 3 दुकानें हैं। मेरे लिए अक्सर बाहर जाना असुविधाजनक है, इसलिए मुझे उन्हें प्रबंधित करने में मदद के लिए किसी की आवश्यकता है। मैडम ली मुस्कुराई। तुम आगे की सोचती हो, मेरी लड़की। क्या तुम अपने लिए एक बटला पैदा करने की योजना बना रही हो? मुझे बताओ, तुम किसे चाहती हो? दाओहुआ ने तुरंत कहा, भाई जियाउलियू ठीक हो जाएगा। वो काफी चतुर है, और वो हंसमुख और उत्साही है, लोगों से निपटने के लिए उपयुक्त है। मैडम ली ने सहमति में सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए झिझकने का नाटक किया। किन भाई सभी आपको मिले थे, इसलिए मैं आपको एक दूंगी। माँ, आपका शुक्रिया। मैडम ली ने कहा, वैसे मैंने कुछ समय पहले नौकरानियों और बूढ़ी आयाओं का एक बैच खरीदा था, और अब उन्होंने हमारे घर के नियमों को लगभग सीख लिया है। बाद में मैं उनमें से 2 को आपके पास भेज दूंगी। दाओहुआ चौंका। क्या आपने हाल ही में 2 और नहीं जोड़े हैं? मैडम ली ने कहा, वे दोनों केवल सफाई के लिए जिम्मेदार हैं। इस बार मैंने विशेष रूप से आपके भविष्य के दहेज के लिए इन्हें चुना है। आपको उन्हें गंभीरता से लेने और उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। दहेज के उल्लेख पर दाओहुआ को कुछ हद तक निराशा महसूस हुई। यह देखकर मैडम ली ने बेबसी से अपना सिर हिलाया। भाई वू, क्या अब हम गुलामी में बेच दिए गए हैं? किन 13 और अन्य लोगों ने चिंता से किन वू को देखा। किन वू ने उन्हें आश्वस्त किया, हमने जिस दास्ता अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, वह सख्त अर्थों में बिक्री अनुबंध नहीं है। इसे इस तरह से कहें, तो इसे एक अनुबंध माना जाना चाहिए जो समय और जिम्मेदारियों को निर्दिष्ट करता है। हम नौकरानियों और युवा नौकरों से अलग हैं। किन वू को यह कहते सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। जब तक हम गुलाम नहीं हैं, यह अच्छा है। किन वू ने सभी की ओर देखा। गुलाम नहीं, लेकिन फिर भी नौकर। आपने यान निवास के सख्त नियम देखे हैं। बेहतर होगा कि आप में से प्रत्येक सतर्क रहें और कोई भी गलती करने से बचें। कियान जियाउलियू ने तुरंत कहा, भाई वो, आप निश्चिंत हो सकते हैं। यान परिवार हमें इतना अधिक मासिक वेतन देता है, हम निश्चित रूप से अच्छा काम करेंगे। शायद भविष्य में, अगर हम पर्याप्त पैसा बचाते हैं, तो हम अपने परिवारों को भी यहाँ लाने में सक्षम हो सकते हैं। यह सुनकर अन्य सभी उत्साहित हो गए, प्रत्येक भविष्य की आकांक्षाओं से भर गया। बिल्कुल, मैंने मैडम को काफी मिलनसार पाया। मास्टर कुछ हद तक गंभीर हैं, लेकिन क्या हमने यहाँ आते समय उनसे पूछताछ नहीं की? लॉर्ड यान एक अच्छे अधिकारी हैं। यह काम वास्तव में बुरा नहीं है। जैसे ही सभी लोग बातचीत करने लगे और अधिक से अधिक उत्साहित होने लगे, किन वू ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। यान परिवार की नौकरी वास्तव में उनके लिए अच्छी थी। लगातार यात्रा करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वे घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए चांदी कमा सकते हैं। यह काफी अच्छा था। फरवरी के मध्य तक किन्वू और अन्य लोग यान निवास से परिचित होने और इसके नियमों को सीखने के लिए बटलर सन का अनुसरण कर रहे थे।
एक बार जब उनमें से 8 ने स्थिति को अच्छी तरह से समझ लिया, तो बटलर सन ने उन्हें कार्य सौंपना शुरू कर दिया। 20 वर्षीय किन शिशन और किन फा को यान वेंगसियू को सौंपा गया था, जबकि 19 वर्षीय किन जिंग को वेंताओ और किन वांग को वेनकई को भेजा गया था। यह सुनकर कि वे घर के युवा मालिकों की सेवा में भाग लेंगे, चारों के चेहरे उत्साह से चमक उठे। मेरा क्या? किन जियाओलियू ने बटलर सन को उत्सुकता से देखा, आश्वस्त था कि उसे चुना जाएगा। प्रांतीय गवर्नर के कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान चौथे मास्टर अक्सर उनसे बातचीत के लिए बुलाते थे, जो बहुत अच्छी तरह से चलती थी। बटलर सन मुस्कुराए। दरअसल आपके असाइनमेंट मैडम और पुराने मास्टर द्वारा वितरित किए गए थे, मैं सिर्फ संदेशवाहक हूँ। किन जियाओलियू का चेहरा तुरंत उतर गया। निश्चित रूप से उसे पर्याप्त रूप से स्थिर नहीं माना गया और उसे नहीं चुना गया। उनकी प्रतिक्रिया देखकर बटलर सन खुश हुए बिना नहीं रह सके। किन वू की ओर मुड़ते हुए उन्होंने कहा, अपने कर्तव्यों से खुद को और परिचित करें। जहां तक की बात है, मेरे साथ आओ। किन जियाओलियू ने अचानक ऊपर देखा, उसका चेहरा उतर गया और उसने कहा, बटलर सन, ऐसा नहीं है कि मुझे सिर्फ नहीं चुना गया था, लेकिन मुझे बर्खास्त भी किया जा रहा है ना? बटलर सन अवाक थे। आप क्या सोच रहे हैं? मेरे साथ आओ, युवती ने विशेष रूप से आपके लिए कहा है। अब से आप उसकी तरफ से सेवा करेंगे। इन शब्दों पर किन जियाओलियू स्तब्ध रह गया, और किन वो और अन्य भी सभी आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे। क्या आप इच्छुक नहीं हैं? नहीं, मैं इच्छुक हूँ, बहुत इच्छुक। किन जियाओलियू जल्दी ही अपने होश में आ गया, उसने जोर से अपना उत्साह बताया, फिर खुशी से बटलर सन के पीछे पीछे चला गया। दाव हुआ, नहीं, युवा महिला को घर पर लड़कों के बराबर सम्मान दिया जाता है, किन शिशन और अन्य ने धीमी आवाज में बुदबुदाया। किन वू ने कुछ नहीं कहा। अगर उसके परिवार में ऐसी कोई स्मार्ट लड़की होती, तो वह भी उसे मौत के घाट उतार देता। जब बटलर सन किन जियाओलियू को मुख्य प्रांगण में लाए, तो दाहुआ नए साल की अवधि के दौरान फूलों और सब्जियों की दुकानों की आय और व्यय की गणना करने में व्यस्त था। युवा महिला, मैं उस व्यक्ति को लाया हूँ, बटलर सन ने कहा। दाहुआ ने किन जियाओलियू की ओर देखा, जो बिल्कुल सही लग रहा था, चारों ओर देखने के लिए उत्सुक था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। बटलर सन, आप अपना काम करें। मैं इसे यहाँ से ले सकता हूँ। बटलर सन ने सिर हिलाया और चला गया। भाई जियाओलियू। बटलर सन के चले जाने के बाद दाओहुआ ने बोलना शुरू किया। बटलर सन के बिना किन जियाओलियू ने राहत की सांस ली। दाओहुआ को पुकारते हुए सुनकर उसने तुरंत ऊपर देखा, लेकिन इन दिनों सीखे गए नियमों को याद करते हुए उसने तुरंत फिर से अपनी नजरें झुका ली। दाओ युवा महिला पीएफएफटी। उसे इस तरह देखकर दाओहुआ को यह इतना मनोरंजक लगा कि वह खुद को रोक नहीं सकी। भाई जियाओलियू, अब हम अकेले हैं, आपको इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है। बैठो और बात करते हैं। किन जियाओलियू ने कुर्सी की ओर देखा, फिर दृढ़ता से अपना सिर हिलाया। युवा महिला, मुझे खड़ा होना अधिक आरामदायक लगता है। यह देखकर दाओहुआ ने जिद नहीं की और पूछा, भाई जियाओलियू, क्या आप मेरे लिए काम करना चाहते हैं? किन जियाओलियू ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल मैं करता हूँ। लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे वास्तव में क्या करवाना चाहेंगे? दाओहुआ ने समझाया, बात यह है, मेरे पास कई संपत्तियां और दुकानें हैं। मैं हमेशा खुद बाहर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे उनकी देखरेख करने के लिए किसी की मदद की जरूरत है, यह देखने के लिए कि कोई धोखेबाज या अवज्ञाकारी तो नहीं है, इत्यादि। किन जियाओलियू की आंखें चौड़ी हो गईं। तो क्या यह मुझे बटलर नहीं बनाता? दाओहुआ ने सिर हिलाया। यह सही है। पहले तो किन जियाओलियू खुश हुआ, लेकिन फिर वह कुछ चिंतित हो गया। युवा महिला, क्या मैं इस कार्य के लिए तैयार हूँ? दाओहुआ ने उसे आश्वस्त किया, मुझे विश्वास है कि आप यह कर सकते हैं। यह पहली बार में अपरिचित हो सकता है, लेकिन चिंता न करें, मैं दुकान से बटलर सन को रस्सियां दिखाऊंगा। दाओहुआ के भरोसे से उत्साहित होकर किन जियाओलियू ने अपनी छाती सीधी की और गंभीरता से कसम खाई, युवा महिला, निश्चिंत रहें,
मैं बटलर सन के साथ लगन से अध्ययन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि आपकी संपत्ति और दुकानों की अच्छी तरह से देखभाल की जाए। दाओहुआ मुस्कुराई, सिर हिलाया और किन जियाओलियू की ओर देखते हुए कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। चैप्टर 196 विप का अभ्यास करें। सुबह 6 बजे जब अभी भी अंधेरा था, किन्वू उठे और यान निवास के विभिन्न हिस्सों में चक्कर लगाने लगे। जब से उन्हें अपना कर्तव्य सौंपा गया, उनमें से 8 यान परिवार की संपत्ति में बस गए। फरवरी के अंत तक सबसे बड़ा बेटा, तीसरा बेटा और चौथा बेटा छुट्टियों के लिए घर आए और अकादमी लौटने पर किन जिंग और अन्य तीनों को सेवा के लिए अपने साथ ले गए। उन्हें देखे बिना लगभग 2 महीने बीत गए थे और ऐसा कहा गया था कि तीनों युवा मास्टर अकादमी में अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे और ड्रैगन बोट फेस्टिवल तक उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। किन वो उन चारों के बारे में काफी आश्वस्त था। सिवाय इसके कि 13वां थोड़ा अनियंत्रित था, बाकी 3 बहुत स्थिर थे। इस अवधि के दौरान मैडम ने उनसे संपर्क नहीं किया था, यह सुझाव देते हुए कि उन्होंने अकादमी में कोई गलती नहीं की थी। उनमें से जिसने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था वह जियाओलियू था। इस लड़के की किस्मत अप्रत्याशित रूप से चमकी और सबसे बड़ी युवा महिला का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। कुछ समय तक बटलर सन से सीखने के बाद अब वो विभिन्न संपत्तियों और दुकानों के बीच भागना शुरू कर दिया। पूरे दिन इस हद तक व्यस्त रहा कि वह नजरों से ओझल हो गया। आप कह सकते हैं कि एक महान परिवार जानता है कि किसी व्यक्ति को कैसे ढालना है। जियाओलियू दूसरों की तुलना में थोड़ा ही अधिक चतुर था, लेकिन अब केवल 2 या 3 महीनों में उसके पूरे आचरण में पूर्ण परिवर्तन आ गया था। यदि उसे उसके गृहनगर वापस ले जाया जाता, तो शायद उसके अपने माता-पिता उसे पहचानने की हिम्मत नहीं करते। जहां तक वो और अन्य 2 का सवाल है, उनका जीवन कुछ अधिक आरामदेह था। वे अपने दिन संपत्ति का निरीक्षण करने और युवा नौकरों को अपने शरीर को मजबूत करने के लिए प्रशिक्षित करने में बिताते थे। इसके अतिरिक्त जब प्रभु बाहर जाते थे तो वह उनके साथ जाते थे। किन वो ऐसे जीवन से बहुत संतुष्ट थे। वो हर दिन भरपेट खा सकता था और अक्सर मांस और मछली खाता था, जिसके बारे में उसने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वे पूरे वर्ष माल की देखभाल करते थे, एक पल में उन्हें पूरा खाना खिलाते थे और दूसरे पल में भूखा रखते थे। हालांकि वे मजबूत और मजबूत दिखते थे, लेकिन वास्तव में वे अंदर से काफी कमजोर थे। 2 या 3 महीने तक यान निवास में रहने के बाद उनके शरीर पर काफी मांस वापस आ गया था। प्रत्येक मौसम बदलने पर उन्हें कपड़ों के 2 नए सेट भी मिलते थे। अपने कपड़ों से न के बराबर धूल को सावधानी से थपथपाते हुए किन्वू ने इसे संजोया, यह सोचकर कि शायद वह हर तिमाही में अपने परिवार के लिए एक सेट बचा सकता है। जैसे ही किन्वू ने यान निवास में अपने जीवन पर विचार किया, उन्होंने हर कोने का सावधानीपूर्वक निरीक्षण किया, एक भी स्थान नहीं छोड़ा। यान परिवार ने उन्हें इतना उदार व्यवहार दिया था और उन्हें अपने सुरक्षात्मक कर्तव्यों को अच्छी तरह से निभाना चाहिए। जब वह चबिहुआ गेट का निरीक्षण कर रहा था, किन्वू ने सबसे बड़ी युवा महिला और उसकी नौकरानी को पास के आंगन में मारपीट करते हुए देखा। हालांकि यह कुछ हद तक कुशल लग रहा था, उनकी चालें पूरी तरह से अव्यवस्थित थीं। उसे आंतरिक दरबार में प्रवेश नहीं करना चाहिए था, यह एक नियम था जिसे बटलर सन ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था। किन वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर यह सबसे बड़ी युवा महिला के लिए नहीं होता, तो उनके वर्तमान अच्छे पदों का उल्लेख नहीं करने के लिए उन्हें पहले ही सीमा पर निर्वासित कर दिया गया होता। नियम नहीं तोड़े जाने चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद किन्वू को एक चतुर विचार आया। वह अंदर नहीं जा सका, लेकिन सबसे बड़ी युवा महिला निश्चित रूप से बाहर आ सकती थी। किन्वू ने कई बार जोर से खांसी और निश्चित रूप से सबसे बड़ी युवा महिला और उसकी नौकरानी ने तुरंत उसकी ओर देखा। अंकल किन्वू को अपनी ओर इशारा करते हुए देखकर दाओहुआ जल्दी से वांग म्यानमेन के साथ आ गया। यह सुनकर कि दाओहुआ ने उसे कैसे संबोधित किया, किन्वू के मुंह का कोना अनायास ही हिल गया। वह और जियाओलियू एक ही पीढ़ी के थे। जियाओलियू भाई जियाओलियू था, लेकिन यहाँ वह अंकल किन्वू थे। वह सचमुच पूछना चाहता था, क्या वह इतना बूढ़ा दिखता है? उन्होंने अचानक उसकी पीढ़ी को उन्नत कर दिया था।
अपनी आंतरिक शिकायतों के बावजूद दाओहुआ और दूसरी लड़की को पास आते देख किन्वू ने फिर भी मुस्कुराते हुए पूछा, सबसे बड़ी युवा महिला, क्या आप मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रही हैं? दाओहुआ ने उपेक्षापूर्वक अपना हाथ लहराया, यह वास्तव में मार्शल आर्ट नहीं है, बस थोड़ा सा घूमना, कुछ घूंसे और लात मारना है। उनमें कुछ आत्म जागरूकता आई, खासकर यह जानने के बाद कि उनके तीसरे और चौथे भाई अकादमी में कितनी सख्ती से प्रशिक्षण ले रहे थे। तीसरे युवा मास्टर ने एक बार उसे सख्ती से कहा था कि वह अंधाधुंध अभ्यास न करे। अकादमी में विशेष मार्शल आर्ट प्रशिक्षक थे और कई लोग प्रशिक्षण के दौरान खुद को घायल कर लेते थे। यह देखते हुए कि उसके पास केवल बमुश्किल योग्य वांगमैन था, उसने लापरवाही से अभ्यास करने की हिम्मत नहीं की। लेकिन प्राचीन समय में खराब सुरक्षा और चिकित्सा स्थितियों के साथ वह अभी भी एक मजबूत शरीर चाहती थी, इसलिए हर सुबह वह वांग मनमन के साथ थोड़ी देर के लिए व्यायाम करती थी। अचानक दाओहुआ की आंखें चमक उठी और उसने अपने सामने किन्वू को देखा और मुस्कुराते हुए पूछने से पहले अपनी आंखें घुमाई, अंकल किन्वू, आप हमारे प्रशिक्षण के बारे में क्या सोचते हैं? किन्वू एक पल के लिए चुप हो गया। क्या आप सच सुनना चाहती हैं, मिस? दाओहुआ ने तुरंत सिर हिलाया, बेशक। किन्वू ने कहा, तब मैं स्पष्ट कहूंगा, मिस, आप जो अभ्यास कर रही हैं वह अनिवार्य रूप से सिर्फ फैंसी चालें हैं जिनका वास्तविक लड़ाई में कोई वास्तविक उपयोग नहीं है। यह सुनकर वांग मेनमेन ने मुंह फुलाया और दाओहुआ की ओर देखा। आखिरकार वो वही थी जिसने मिस को ये मार्शल आर्ट सिखाई थी। दाओहुआ ने बुरा नहीं माना और हंसते हुए कहा, अंकल किन्वू, क्या आप हमें कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? मैं केवल शरीर को मजबूत करने के लिए कुछ भी बड़ा हासिल करने की उम्मीद नहीं करता हूँ। और अगर हमारा सामना किसी बुरे लोगों से होता है, तो खुद की रक्षा करने की कुछ क्षमता होनी चाहिए, ताकि हमें धमकाया न जाए। किन्वू ने दाओहुआ की ओर देखा। मेरे पास महिलाओं के लिए उपयुक्त व्हिप तकनीकों का एक सेट है। उन्हें बहुत अधिक शारीरिक प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से अभ्यास के बाद कोई बहुत मजबूत नहीं बन जाएगा। यह सिर्फ शरीर को अधिक लचीला और फुर्तीला बना देगा। दाओहुआ की भौहें खुशी से झुक गईं और उसने तुरंत कहा, यह एकदम सही है। मैं अपने तीसरे या चौथे भाई की तरह नहीं हूँ जिसे सैन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता है। जब तक मैं महत्वपूर्ण क्षणों में अपने जीवन की रक्षा कर सकता हूँ, मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा। यह कहा जाना चाहिए, मानव तस्करों के साथ हुई घटना ने उसके दिल पर गहरी छाप छोड़ी थी, जिससे वह व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में बहुत चिंतित थी। जरा सोचिए, जियो येयांग एक छोटा राजकुमार था, जो कई परिचारकों से घिरा हुआ था, और फिर भी उसे पकड़ लिया गया था। और क्या उसकी स्थिति ऐसी थी? उसे रोमांच पसंद था, तो क्या हुआ अगर एक बदकिस्मत दिन वह मानव तस्करों के संपर्क में आ गई? किन्वू ने झिझकते हुए कहा, मिस, अगर आप सीखना चाहती हैं तो मैं आपको पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन क्या हमें पहले मास्टर और मैडम को सूचित करना चाहिए? दाओहुआ ने सिर हिलाया, हाँ, मैं नाश्ते के समय उनसे इसका जिक्र करूंगा। अगर मेरी माँ सहमत हो गईं, तो मैं आपको बताने के लिए किसी को भेजूंगा। किन्वू ने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, अच्छा, आप अपने व्यवसाय के साथ आगे बढ़ें, मिस, मैं अपना दौर जारी रखूंगा। एक बार जब वह चला गया, तो दाओहुआ ने तुरंत वांग मनमन को कपड़े बदलने के लिए वापस आंगन में खींच लिया और फिर उत्सुकता से मैडम ली को खोजने चला गया। जैसा कि अपेक्षित था, मैडम ली अपनी बेटी को मना नहीं कर सकी, और चूंकि बड़ी मैडम का भी मानना कि युवा महिलाओं के लिए स्वस्थ शारीरिक गठन होना बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दाओहुआ ने किन्वू के साथ व्हिप सीखना शुरू किया। जब से उसने चाबुक से प्रशिक्षण लेना शुरू किया, दाओहुआ हर दिन और भी व्यस्त हो गई। वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सुबह होने से पहले उठती थी, और नाश्ते के बाद वह अपना पाठ शुरू करती थी। प्रातःकाल वह किताबी ज्ञान और शिष्टाचार सीखती, दोपहर में वह ट्रेसिंग और सुईवक का अभ्यास करती थी। शिक्षक शेन द्वारा सौंपा गया होमवर्क पूरा करने के बाद उसे अभी भी संपत्ति और दुकानों के मामलों की जांच करने का समय मिला। भाई जियाउलियू के लिए भगवान का शुक्र है, उसने सोचा।
यह देखकर कि उसके चाचा द्वारा दी गई 3 संपत्तियों ने अपनी वसंत जुताई पूरी कर ली है, दाओहुआ ने आखिरकार राहत की सांस ली। तीनों संपदाएं उपजाऊ भूमि के साथ विशेष रूप से अच्छे स्थानों पर थीं। उसने हर एक का दौरा किया और उनकी वास्तविक स्थितियों के आधार पर उन्हें क्रमशः चाय बागान, फूलों के बगीचे और अंगूर के बगीचे में बदल दिया। जहां तक बंजर पहाड़ियों वाली पहाड़ी की बात है, जिसे उसने पहले खरीदा था, दाओहुआ ने इसे विशेष रूप से औषधीय जड़ी बूटियों और फलों के पेड़ों को उगाने के लिए उपयोग करने की योजना बनाई। 4 संपदाओं में से प्रत्येक की अपनी विशेषता और विशिष्ट उपज होने से फसलों के आपस में मेल न खाने से प्रबंधन आसान हो गया। जहां तक 3 दुकानों की बात है, एक में सब्जियां और फल बेचे गए, एक में फूल बेचे गए और तीसरे में उसने रूज और फेस पाउडर बेचने की योजना बनाई, जो बगीचे में उत्पादित फूलों से बनाया जाएगा। उसने फूलों की तरह रूज और फेस पाउडर की मात्रा पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, वो उन्हें केवल अमीरों को बेचती थी। जब उसके पास कुछ खाली समय होता था, तो वह यह भी देखना चाहती थी कि क्या वह फूलों से विभिन्न इत्र निकाल सकती है। इस वस्तु को अधिक कीमत मिलनी चाहिए। चैप्टर 197, पूर्व में 1 दशक, पश्चिम में 1 दशक। अप्रैल के अंत तक निगलों की चहचहाहट और कबूतरों की गुटिरगू और मधुमक्खियों और तितलियों की गंध के साथ यह वास्तव में सभी चीजों के लिए एक अच्छा समय था। जैसे ही झोउ जिंगवान ने दाओहुआ मनो और दुकान में व्यस्त काम पूरा कर लिया, वो वहां आने और दृश्यों का आनंद लेने के लिए ग्रामीण इलाकों की सैर के लिए बाहर जाने का इंतजार नहीं कर सकी। 2 युवा लड़कियां, एक को अकेले प्रकृति में डूबे रहने का शौक था, दूसरी को सामाजिक मेलजोल में अधीरता थी। इस प्रकार जब वे बाहर जाती थीं, तो किसी को नहीं बुलाती थीं। घर लौटने से पहले वे पूरे दिन खुशी खुशी बाहर खेलते रहे। क्या तुम्हें सचमुच वापस आना याद आया? दाओहुआ ने सूर्यास्त के साथ अपने घर में कदम रखा, और जैसे ही वह मुख्य आंगन में दाखिल हुई, मैडम ली ने अपनी बेटी को निराशा से देखा। क्या तुम्हें समय का कोई एहसास नहीं है? अगली बार जब तुम बाहर जाओ और इतनी देर से वापस आओ, तो सावधान रहना, मैं तुम्हें अब और जाने की अनुमति नहीं दूंगी। दाओहुआ ने तुरंत दया की भीख मांगी। माँ, मैंने आज बहुत मजा किया और समय का ध्यान नहीं रहा, इसलिए मैं देर से वापस आया। अगली बार मैं निश्चित रूप से ध्यान दूंगा। अपनी बेटी के गुलाबी गालों और चमकती आंखों को देखकर और पिछले 2 महीनों में उसकी व्यस्तता के बारे में सोचते हुए मैडम ली ने मामले को आगे नहीं बढ़ाया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल में अभी भी कई दिन हैं, अभी से उपहार भेजना क्यों शुरू करें? मेज पर उपहार के डिब्बे देखकर दाओहुआ ऊपर आया और उन्हें पलटते हुए बोला, माँ, ये किसने भेजे? ये काफी मूल्यवान लगते हैं। मैडम ली की अभिव्यक्ति कुछ हद तक उदासीन थी। लिनाई काउंटी के शिक्षा प्रशिक्षक ने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया और उसे जिंगझोउ में स्थानांतरित कर दिया गया। चीजें उनके परिवार की हैं। यह सुनकर दाओहुआ की अभिव्यक्ति भी तुरंत फीकी पड़ गई, और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ उपहार बॉक्स वापस रख दिया। मैडम ली ने अपनी बेटी की ओर देखा, यह जानते हुए कि लड़की को अभी भी वो घटना याद है जहां प्रशिक्षक की बेटी को घर के मालिक ने थप्पड़ मारा था। अगले कुछ दिनों में मैडम झू मिस झू को मिलने ला सकती हैं। तब तुम्हें उनसे मिलना होगा। दाओहुआ पूरी तरह से उदासीन था। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मिस झू येशुंग और अन्य लोगों के साथ अच्छी तरह घुल मिल जाती है, फिर उन्हें उससे मिलने दीजिए। मैडम ली ने दाओहुआ की ओर देखा। आप क्या बकवास कर रहे हैं? यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में मेहमानों का स्वागत करना और सामाजिक मेलजोल का प्रबंधन करना आपका कर्तव्य है। आप अपनी छोटी बहनों से यह काम कैसे करवा सकते हैं? माँ जानती हैं कि आपको झू परिवार पसंद नहीं है, और न ही मैं। हालांकि शिक्षा प्रशिक्षक अंततः आपके पिता के अधीन काम करेगा। हमें एक सभ्य चेहरा बनाए रखने की जरूरत है। यह देखकर कि उनकी बेटी ने दुखी चेहरे के साथ अपने होंठ भींचे हुए थे, मैडम ली ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें उसके करीब आने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस उससे मिलने के लिए कह रही हूँ। इसके अलावा तुम अपनी भावनाओं को दिखाने में बहुत तेज हो। उनके साथ अभ्यास करना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैडम ली खड़ी हुई, दाओहुआ के पास गईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा,
भविष्य में जब आप शादीशुदा होंगे तो आप और भी अधिक लोगों से मिलेंगे और यह संभव नहीं है कि आप उन सभी को पसंद करेंगे। आप सभी से मिलने से बच नहीं सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? मैडम ली द्वारा शादी का मामला उठाते हुए सुनकर दाओहुआ थोड़ा नाराज हो गया और उसने तुरंत कहा, माँ, अगर मैं उससे मिल लूं तो क्या यह पर्याप्त होगा? मैडम ली मुस्कुराई, बस अपने शिष्टाचार मत भूलना। उसे भी झू परिवार से कोई लगाव नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह अपनी बेटी से बहुत अधिक मांग नहीं करती थी। उपहार भेजे जाने के अगले दिन मैडम झू झू शियुयुन को यान निवास में ले आई। लिनी काउंटी में उनके आचरण से अलग, इस बार जैसे ही उन्होंने यान निवास में प्रवेश किया, मैडम झू ने अपना पूर्व अहंकार छोड़ दिया था और उनकी भौहों में संयम का संकेत था। कौन अनुमान लगा सकता था कि यान परिवार का 7वीं रैंक का काउंटी मजिस्ट्रेट चुपचाप 3 रैंक ऊपर उठेगा और जिंगझोउ का 5वीं रैंक का प्रीफेक्चुरल गवर्नर बन जाएगा। वह व्यापारी पृष्ठभूमि से आने वाले 7वीं रैंक के काउंटी मजिस्ट्रेट की पत्नी का अपमान करने का जोखिम उठा सकती थी, लेकिन वह एक प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी का अपमान नहीं कर सकती थी। एक प्रीफेक्चर के गवर्नर, जो कई काउंटियों की देखरेख करते थे, का मतलब था कि यान परिवार अब वह विनम्र परिवार नहीं रहा जिसे वह एक बाह्य दृष्टि से देखती थी। विशेष रूप से यान परिवार के बारे में उन खबरों पर विचार करते हुए जो उसने पूरे वर्ष सुनी थीं। यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा, साथ ही तीसरा और चौथा बेटा, अब वांग्यू अकादमी में पढ़ रहे थे, जिन्हें अक्सर लिटिल प्रिंस के साथ आते जाते देखा जाता था। छोटा राजकुमार एक शाही रिश्तेदार था, जो एक बहुत बड़ा सम्मान था। उनके पति ने कहा था कि यान परिवार का मुखिया एक ईमानदार और सक्षम अधिकारी था। यदि कोई उनकी पदोन्नति में बाधा नहीं डालता, तो वह बहुत पहले ही आगे बढ़ गए होते। अब लिटिल प्रिंस के संबंध में उनकी आगे की पदोन्नति केवल समय की बात थी। जबकि यान परिवार अधिक से अधिक फल फूल रहा था, झू परिवार धीरे धीरे घट रहा था। इस बार उसके पति ने जिंगझोउ में स्थानांतरित होने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, यह उम्मीद करते हुए कि वर्षों से एक दूसरे के प्रति उनके मन में जो उच्च सम्मान था, वह यान परिवार के मुखिया को उसकी मदद करने की अनुमति देगा। यह सोचकर कि कैसे मालिक ने पिछली रात उसे मैडम ली के साथ सुधार करने के लिए बार बार निर्देश दिया था, मैडम झू को कुछ असहजता महसूस हुई, क्योंकि लिनी काउंटी में मैडम ली के प्रति उसका खुद का व्यवहार कुछ भी नहीं बल्कि दयालु था। मैडम झू ने अपनी बेटी की ओर देखा जो अपना सिर झुका रही थी, और उसके दिल में फिर से आह भरी। अब उसने सवाल किया कि क्या लिन परिवार से दोस्ती करना एक गलत कदम था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक उपपत्नी कितनी पसंदीदा हो सकती है, वो अंततः एक उपपत्नी ही थी। यह घर की महिला थी जिसे सामाजिक मेलजोल में शामिल होना पड़ता था। लिनी काउंटी छोटा था और वहाँ कई बड़े घर नहीं थे, इसलिए नियम और शिष्टाचार इतने सख्त नहीं थे। लेकिन यहाँ जिंगझू शहर में अगर वह एक उपपत्नी से दोस्ती करना जारी रखती, तो उसे डर होता कि अन्य महिलाएं उससे दूर हो जाएंगी। एक वैध पत्नी के लिए एक उपपत्नी से मित्रता करना अपमानजनक था। एक नौकरानी द्वारा निर्देशित मैडम झू चिंताओं से भरी अपनी बेटी के साथ मुख्य प्रांगण की ओर चल दी। पूरे रास्ते में झू शियुन का व्यवहार बहुत अच्छा था और इस समय वो भी कुछ चिंतित महसूस कर रही थी। आखिरकार यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी को मास्टर यान से मिले थप्पड़ के पीछे वही उकसाने वाली थी। मुख्य प्रांगण। पिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए मैडम झू और उनकी बेटी का स्वागत किया और उन्हें हॉल में ले जाया। मैडम झू, मुझे वास्तव में खेद है, हमारी महिला को अप्रत्याशित रूप से कुछ मामलों में देरी हुई है। कृपया यहाँ थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। मैडम झू के चेहरे पर मुस्कान एक पल के लिए कठोर हो गई, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यह हम हैं जो असुविधाजनक समय पर आए हैं। आप पहले अपनी महिला को उसके मामलों पर ध्यान देने दें, मैं जल्दी में नहीं हूँ, थोड़ी देर इंतजार करना कोई परेशानी नहीं है। पिंग जियाओ मुस्कुराए और माफ कर दिया। जैसे ही वह बाहर निकली, पिंग टोंग ने उसे एक तरफ खींच लिया। पिंग टोंग ने पिंग जियाओ की ओर घूर कर देखा, क्या हम कोई बेहतर बहाना ढूंढने के लिए सहमत नहीं थे? हालांकि हमारी महिला उसे थोड़ा ठंडा दिखाना चाहती थी, लेकिन वो बहुत दूर नहीं जाना चाहती थी।
पिंग जियाओ ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, हमारी महिला के प्रति मैडम झू के पिछले रवैये को देखते हुए यह काफी अच्छा है कि मैं उसे देखकर मुस्कुरा सकता हूँ। बहाने बनाने के लिए मैं उस पर अपना दिमाग बर्बाद करने की जहमत नहीं उठा सकता। पिंग टोन कुछ हद तक अवाक रह गया, लेकिन उसने आगे कोई बहस नहीं की। लिनी काउंटी में मैडम झू व्यापारी पृष्ठभूमि की महिलाओं को तुच्छ दृष्टि से देखती थीं। यह देखते हुए कि आंटी लिन के एक विद्वान पिता और भाई थे और मालिक भी उन पर मेहरबान थे, मैडम झू घर की असली महिला की उपेक्षा करते हुए यात्राओं के दौरान हमेशा आंटी लिन से बात करती थीं। यह सचमुच कष्टप्रद था। पिंग जियो ने उपहास किया, याद है जब मिस झू हमारे घर पर घायल हो गई थी? मास्टर यान ने इसके लिए अपनी सबसे बड़ी बेटी को एक थप्पड़ मारा, जिससे हमारी महिला कई बार रोने लगी। इसके बाद श्री किन के रोजगार के मुद्दे के दौरान मैडम झू और आंटी लिन भी शामिल थे। मैडम झू को इस बात पर गर्व है कि वह एक विद्वान परिवार से हैं, फिर भी उनकी कोई भी हरकत उचित नहीं है। अगर मैं होती तो मैं उनसे मिलना भी पसंद नहीं करती। पिंग जियाओ अपना गुस्सा निकालना जारी रखने ही वाली थी कि उसने आंगन में किसी को आते हुए देखा और तुरंत मुस्कुराते हुए ऊपर चली गई। ओह आंटी लिन, आप अभी अभी क्यों आई? हम काफी समय से आपका इंतजार कर रहे थे। वरिष्ठ नौकरानी को इतना सौहार्दपूर्ण देखकर आंटी लिन थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे अचानक बुलाया गया था, इसलिए कपड़े बदलने में कुछ समय लगा। क्या महिला को कुछ चाहिए? पिंग जियाओ ने हॉल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ अच्छा है। आप देखते हैं, आपके पास एक मेहमान है, क्या इसीलिए हमने आपसे उनसे मिलने आने के लिए नहीं कहा? आंटी लिन ठिठक गईं। एक अतिथि, संभवतः उसका कौन सा मित्र हो सकता है? और क्या महिला कभी इतनी दयालु होगी कि मेहमानों से मिलने के लिए एक उपपत्नी को बाहर जाने दे? संबंध में फंसकर यान येशुंग ने पूछा, यह कौन है? पिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, तीसरी मिस, यह आपकी प्रिय बहन मिस झू है। वो और मैडम झू यहाँ हैं। क्या हमारी महिला ने यह नहीं सोचा कि आप दोनों कितने अच्छे हैं और उसने विशेष रूप से आपसे उसे मिलने आने का अनुरोध किया था? यह देखकर कि आंटी लिन और उनकी बेटी थोड़ी स्तब्ध थीं, पिंग जियो ने उनसे आग्रह किया, आंटी लिन और थर्ड मिस, कृपया अब मेरे पीछे आएं। हमें मेहमानों को इंतजार नहीं कराना चाहिए। हॉल के अंदर मैडम झू और उनकी बेटी, जिन्हें फांसी पर लटका दिया गया था, के चेहरे पर स्पष्ट रूप से अप्रसन्नता के भाव थे। तभी आंगन में आवाजें सुनकर उन्हें विश्वास हो गया कि मैडम ली आ गई हैं, और वे तुरंत उनका स्वागत करने के लिए उठ गए। हालांकि आंटी लिन और उनकी बेटी को प्रवेश करते देख मैडम झू की मुस्कान लगभग पूरी तरह से लड़खड़ा गई। एक उपपत्नी से उनका स्वागत करवाकर मैडम ली अपनी स्थिति के बारे में क्या संकेत दे रही थी? चैप्टर 198, अस्वीकृति। आपने क्या कहा? माँ ने आंटी लिन से मैडम झू का स्वागत करने के लिए कहा। दाओहुआ मंडप में दाओहुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी धीरे धीरे अपना मेकअप कर रही थी। जब उसने वांग मैनमैन से खबर सुनी तो उसके चेहरे पर पूरा आश्चर्य दिखा। अपने आश्चर्य के बाद वह जोर से हंस पड़ी। पता चला कि माँ भी लोगों को चिढ़ा सकती है। दाओहुआ का मूड तुरंत सुधर गया। क्या मैडम झू लिनी काउंटी में आंटी लिन के साथ अच्छी दोस्त नहीं है? तो फिर इस उपपत्नी को उसका मनोरंजन करने दो। वैध पत्नी को एक उपपत्नी द्वारा प्राप्त किया जाना चेहरे पर एक जोरदार तमाचा है। और उसके बाद मैडम झू को कोई शिकायत नहीं हो सकी। वांग मैनमैन ने भी प्रसन्नता व्यक्त करते हुए हंसते हुए कहा, मैडम युवा महिला के लिए कुछ गुस्सा निकाल रही हैं। मेरी राय में मैडम झू और उनकी बेटी की त्वचा इतनी मोटी है, इसके कारण युवा महिला को मास्टर द्वारा पीटा गया, और फिर भी उनमें अभी भी जाने की हिम्मत है। अगर यह मैं होती तो मुझे अपना चेहरा दिखाने में शर्माती। नई नौकरानी को अपने बालों को व्यवस्थित करते हुए देखकर दाओहुआ आमतौर पर इसे रेशम के फूल से सजा देती थी, लेकिन कक्षा में उस समय को याद करते हुए जब झू शियुन ने सादे होने के लिए गुप्त रूप से उसका मजाक उड़ाया था, उसने गहने बॉक्स की ओर इशारा किया और कहा, आज मोतियों वाला सेट पहनो। यह सुनकर वांग मैनमैन तुरंत मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़े,
ध्यान से हेड ड्रेस निकालते हुए कहा, युवा महिला इस गहने को पहनकर निश्चित रूप से मिस झू से आगे निकल जाएगी। दाओ हुआ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। जमाना कोई भी हो, लोग पहले कपड़ों की इज्जत करते हैं फिर इंसान की। औपचारिक रूप से पहनावा प्रीफेक्चुरल गवर्नर की बेटी के रूप में उनकी पहचान को बेहतर ढंग से फिट करता है, ताकि मैडम झू, जो एक कुलीन परिवार से होने का दावा करती हैं, उन्हें नीची नजर से न देखें। मैडम ली ने भी यही विचार साझा किया, क्योंकि उस दिन उनकी पोशाक सामान्य से अधिक सुंदर थी। मुख्य प्रांगण। आंटी लिन ने हॉल में प्रवेश करने के बाद केवल मैडम झू और उनकी बेटी को देखकर रुक गईं, लेकिन जल्द ही मैडम ली के इरादों को समझ गईं। यदि पहले दोनों कविता वगैरह के बारे में बातचीत कर पाते थे, तो इस मुलाकात ने उन्हें केवल अजीब स्थिति में छोड़ दिया, केवल खंडित वाक्यों में बात करते हुए। बड़ों की परेशानी का बच्चों पर कोई असर नहीं हुआ। यान यीशु को देखकर, जिसके साथ उसने अच्छा खेला, झू शियुन बेहद खुश हुई। दोनों युवा लड़कियां हाथों में हाथ डाले लगातार बातें करती रहीं। दिन भर के मामलों को निपटाने के बाद मैडम ली इत्मीनान से हॉल की ओर चली गईं। आंटी लिन और मैडम झू को जबरदस्ती बातचीत करते देख असहज लग रही थीं। मैडम ली मुस्कुराईं, ओह, मुझे मैडम झू को इंतजार कराने के लिए वास्तव में खेद है, क्योंकि मैं कुछ मामलों से निपट रही थी। जब मैडम ली ने प्रवेश किया, तो हॉल में हर कोई चुप हो गया, फिर जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैडम झू ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, यह हम ही हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं। मैडम ली ने अपना हाथ लहराया, कृपया ऐसा मत कहें, मैडम, यह मेरे आतिथ्य में कमी है। यह कहते हुए वह आंटी लिन की ओर मुड़ी, मैं समय पर नहीं आ पाई, क्या आप मैडम झू का ठीक से मनोरंजन कर पाईं? आंटी लिन का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उन्होंने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया। यह देखकर मैडम ली ने संतुष्टि दिखाई, फिर मुस्कुराते हुए मैडम झू की ओर मुड़ी, पहले लिनी काउंटी में आप दोनों अच्छे दोस्त थे। आपको एक दूसरे को देखे हुए लगभग 1 साल हो गया है, निश्चित रूप से आपके पास चर्चा करने के लिए अंतहीन विषय हैं, है ना? दाओ हुआ अपनी माँ के मजाकिया शब्दों को सुनने के लिए ठीक समय पर प्रवेश द्वार पर पहुंची, और वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। मैडम झू को अपना संयम बनाए रखने के लिए संघर्ष करते देख मैडम ली ने धीरे से अपनी नजरें हटा ली, फिर देखा कि उनकी बेटी प्रवेश द्वार पर खड़ी है और हंस रही है। तुम लड़की, अंदर आओ और मेहमानों का स्वागत करो। मैडम झू और झू शियुन दोनों ने एक ही समय में अपना सिर घुमाया, और जैसे ही उन्होंने दाओहुआ को देखा, जो मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था, उनकी आंखों से विस्मय का एक स्पर्श गुजर गया। मैडम झू, मुझे आशा है कि आप अच्छी होंगी। मिस झू, मुझे आशा है कि आप अच्छी होंगी। कमरे में प्रवेश करने के बाद दाओहुआ ने उन दोनों का सावधानीपूर्वक अभिवादन किया। मैडम झू ने यान परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला को आकार दिया। वह हमेशा से जानती थी कि यह युवती सुंदर है, लेकिन तब उसे केवल उसकी शक्ल ही आकर्षक लगती थी। हालांकि अब उसके हर कदम के साथ बड़प्पन की एक अतिरिक्त भावना थी, जिसने व्यक्ति को सांसारिक दुनिया को भूलने पर मजबूर कर दिया। सबसे बड़ी युवा महिला और अधिक सुंदर होती जा रही है। मैडम ली ने मुस्कुराते हुए दाओहुआ को अपनी तरफ खींच लिया और हंसते हुए कहा, इस लड़की की प्रशंसा मत करो, वह ग्रामीण इलाकों में पली बड़ी है, मिस झू के लिए अतुलनीय है। मैडम झू का चेहरा सख्त हो गया और उसने अपने होठों पर जबरदस्ती मुस्कान ला दी। सबसे पहले ऐसा लगा जैसे उसने लापरवाही से उल्लेख किया हो कि यान परिवार की सबसे बड़ी बेटी ग्रामीण इलाके की एक जंगली लड़की थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैडम ली को अभी भी यह याद है। जब आप घर पर थे तो क्या आप यान परिवार की अपनी बड़ी बहन से मिलने के लिए परेशान नहीं हो रहे थे? अब जब वह तुम्हारे सामने है तो तुम उसे बुलाना कैसे भूल गए? मैडम झू ने झू शियुन पर नजर डाली और उसे बोलने का इशारा किया। बड़ी बहन यान। झू शियुन ने देखा कि चाहे वह दाओहुआ के कपड़ों का कपड़ा हो या उसके गहने, सभी उसकी तुलना में अच्छे और अधिक महंगे थे। उसने कुछ लज्जित होकर अपनी आंखें झुका ली। दाओहुआ खड़ा हुआ और उसने इशारा करते हुए कहा, मिस झू। जब मैडम झू ने दाओहुआ का संबोधन सुना, तो उसका मूड खराब हो गया, और उसने तुरंत मैडम ली के साथ खुशियां मनाई।
नीचे बैठी आंटी लिन जटिल भावनाओं के साथ देख रही थी, क्योंकि मैडम झू के शब्दों में चापलूसी और कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार प्रकट हो रहा था। मैडम झू कितनी स्वाभिमानी व्यक्ति थी, और फिर भी अब वह इतनी विनम्रता से काम कर रही थी। यही वह क्षण था जब उसे वास्तव में एहसास हुआ कि यान परिवार वास्तव में पहले से बदल गया था। मैडम ली, हमारा ख्याल रखने के लिए हम पहले आपके आभारी थे। मेरी बेटी शेयुन आपके निजी स्कूल में युवा महिलाओं के साथ पढ़ने में सक्षम थी। अब जबकि हम अभी कुछ समय पहले ही जिंगजू शहर में आए हैं और अभी भी कई चीजें हैं जिनका हमने निपटारा नहीं किया है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप इस लड़की को फिर से अपने साथ ले जाने का साहस कर सकते हैं। मैडम झू की बातें सुनकर मैडम ली की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। हक से, मुझे इस मामले में मदद करनी चाहिए, लेकिन मेरे परिवार की लड़कियां, वे सभी चंचल और उपद्रवी हैं। अगर मेरी देखरेख में मिस झू को कुछ हुआ, तो मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं कुछ महिला विद्वानों को जानता हूँ। मैं उन्हें आपसे मिलवा सकता हूँ, आप क्या कहते हैं? मैडम झू का चेहरा सख्त हो गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैडम ली इतने सीधे तौर पर मना कर देंगी। वह जानती थी कि उसके पति को प्रीफेक्चुरल गवर्नर यान के अधीन काम करना था। आपको साधु के लिए नहीं तो उसके मालिक के लिए कुछ लिहाज दिखाना होगा। यान येशुंग, जिन्होंने झू शियुयुन के साथ अच्छा खेला, ने यह सुनकर तुरंत कहा कि मैडम ली झू शियुयुन को यान परिवार में पढ़ने की अनुमति नहीं देंगी। माँ, कृपया शियुयुन को हमारे साथ पढ़ने दें। वो अपने परिवार में अकेली लड़की है, और शिक्षक के साथ भी अकेले पाठ लेना उसके लिए बहुत उबाऊ होगा। मैडम ली की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई और उन्होंने यान येशुंग की ओर उदासीनता से देखा। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई मौज मस्ती करने और खेलने के लिए है? आंटी लिन की ओर देखते हुए वह जारी रही। येशुंग हमेशा आपकी देखरेख में रही है, और यह पहली या दूसरी बार नहीं है जब उसने मेरे अपनी वैध माँ के खिलाफ बोला है। मैं उससे बहस करने में बहुत आलसी हो गया हूँ। चूंकि वह और मिस झू बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसलिए उन्हें अलग करने का मेरा दिल नहीं करता। शायद एक बार झू को एक अच्छा शिक्षक मिल जाए, तो वह बोरियत महसूस करने से बचने के लिए वहां पढ़ाई कर सकती है। महोदया, आंटी लिन चौंक गईं और अचानक खड़ी हो गईं। यान परिवार की युवा महिला के लिए झू परिवार में अध्ययन करने का क्या मतलब है? इसके अलावा घर पर ट्यूटर सर शेन सीखने, शिष्टाचार और शिष्टाचार में किसी से पीछे नहीं है। वो पूरे जिंगझोउ शहर में प्रसिद्ध है और अन्य शिक्षकों की तुलना में उससे कहीं अधिक है। उसे नजरअंदाज करते हुए मैडम ली ने मैडम झू की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने आपको हंसाया है, मैडम। यह मेरी निम्न उत्पत्ति के कारण है। मैं अपने घर में रखेलियों और नाजायज बेटियों को ठीक से प्रबंधित करने में असमर्थ हूँ। इन शब्दों पर मैडम झू को पता चला कि वह अब कुछ नहीं कह सकती हैं और अपनी शर्मिंदगी को छिपाने की कोशिश करते हुए मजबूर मुस्कुराहट के साथ चाय का कप उठाया। शाम, यान झिगाओ को यान येशुंग ने शुंगक्सन कोर्टयार्ड में रोका था। पिताजी, माँ शियोयुन को हमारे घर पर पढ़ने नहीं देंगे, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि एक बार शियोयुन के परिवार को एक शिक्षक मिल जाए, तो मुझे भी वहाँ भेज दो। आपको मेरे लिए निर्णय लेना होगा। शायद इतनी बार विरोधाभास का सामना करने के कारण यान झिगाओ पहले की तरह पूछताछ करने के लिए तुरंत मुख्य प्रांगण में नहीं गया, बल्कि मेज से चाय उठाए और उसका स्वाद चखा। कड़वा। घर के सभी कमरों के लिए समान रूप से चाय खरीदी जाती थी और मैडम किसी को भी नजरअंदाज नहीं करती थी। फिर भी मुख्य आंगन और बूढ़ी मैडम के क्वार्टर में चाय का स्वाद किसी अन्य कारण से बेहतर था, सिवाय इसके कि यह सबसे बड़ी बेटी द्वारा तैयार की गई थी। एक हल्का घूंट पीने के बाद यान झिगाओ ने चाय का कप नीचे रखा और आंटी लिन की ओर मुड़ा। मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ? आंटी लिन ने तुरंत आज मैडम झू की मुख्य प्रांगण की यात्रा के बारे में बताया। हालांकि उसने कुछ अधिक गंभीर पहलुओं को कम करके आंका, फिर भी यान झिगाओ ने स्थिति की बारीकियों का अनुमान लगाया। यान झिगाओ कुछ देर तक चुप रहा, फिर यान येशुंग की ओर मुड़ा। सार्वजनिक रूप से अपनी सौतेली माँ के खिलाफ बोलने के लिए तुम्हें 100 अक्षर बड़े लिखने की सजा दी जाती है। यह सुनकर यान येहुआन और आंटी लिन भी आश्चर्यचकित रह गई। चैप्टर 199,
मास्टर के रूप में गीत गाएं मुख्य प्रांगण। दाओहुआ ने मैडम ली को इत्मीनान से फूलों और पौधों की देखभाल करते देखा, अंधेरे आकाश की ओर देखा और कहा, माँ, पिता शुनगक्सन आंगन में गए हैं। मैडम ली ने मुड़कर नहीं देखा, गमले में लगे पौधों की छंटाई जारी रखी और उदासीनता से कहा, क्या आपके पिता के लिए शुनगक्सन कोर्टयार्ड में रात भर रुकना सामान्य बात नहीं है? इसमें इतना महत्वपूर्ण क्या है? दाओहुआ चुप था। उसे विश्वास नहीं हुआ कि मैडम ली को उसका मतलब समझ में नहीं आया। माँ, आपने आज मैडम झू को मना कर दिया। चाची लिन और तीसरी बहन निश्चित रूप से इस बारे में पिता से बात करेगी। मैडम ली ने अविचलित होकर कहा, उन्हें बात करने दो। ऐसा नहीं है कि यह कोई निंदनीय बात है। दाओहुआ ने अपना सिर झुकाया और मैडम ली की ओर देखा, सोच रही थी कि क्या उसे वास्तव में उसकी बात समझ नहीं आई, या क्या वह न जानने का नाटक कर रही थी। माँ, क्या होगा यदि पिता शुनगक्सन कोर्टयार्ड के लोगों से प्रभावित होकर झू शियुन को उसकी पढ़ाई के लिए हमारे परिवार में आने के लिए सहमत हों? तभी मैडम ली ने अपने हाथ में छोटी कैंची रख दी और दाओहुआ की ओर देखने लगी, तुम पूरे दिन मेरे कमरे में क्यों पड़े रहे? तो तुम इस मामले के बारे में सोच रहे थे। दाओहुआ ने अपने विचारों को नहीं छिपाया और सीधे अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। माँ, मैं नहीं चाहता कि झू शियुन पाठ के लिए हमारे परिवार में आए। मैं कक्षा में वर्तमान माहौल से काफी संतुष्ट महसूस करता हूँ, और तीनों बहनें अच्छा व्यवहार करती हैं। यदि कोई अन्य व्यक्ति शामिल होता है, तो कौन जानता है कि क्या परेशानी हो सकती है। मैडम ली मुस्कुराई और दाओहुआ के पास बैठ गईं, क्या मैंने आज पहले ही मना नहीं कर दिया? दाओहुआ ने मैडम ली की ओर देखा, आपने मना कर दिया, लेकिन क्या हमारे पास अभी भी एक पिता नहीं है जो अपनी प्यारी रखेलों के साथ शामिल होने पर सीधे नहीं सोच सकता? अगर वह सहमत हो गया तो क्या होगा? मैडम ली ने दाओहुआ के माथे पर हल्के से थपथपाया, क्या यह आपके अपने पिता के बारे में बात करने का तरीका है? दाओहुआ ने अपना सिर पीछे झुकाया, अगर पिता निष्पक्ष और निष्पक्ष होते, तो मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, लेकिन क्या वह हैं? उन्होंने एक या दो बार से अधिक शुनगक्सन कोर्टयार्ड का पक्ष लिया है। मुझे उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यह सुनकर मैडम ली बोलने से पहले एक पल के लिए चुप हो गईं, चिंता मत करो। शुनगक्सन कोर्टयार्ड के पक्ष में चाहे कितना भी हंगामा क्यों न किया जाए, आपके पिता इस बार सहमत नहीं होंगे। दाओहुआ ने आश्चर्य से मैडम ली की ओर देखा, क्यों? मैडम ली ने चिढ़कर उत्तर दिया, तुम्हारी सारी चतुराई कहाँ चली गई? बिना सोचे समझे यह स्पष्ट है कि तुम्हारे पिता सहमत नहीं होंगे। दाओहुआ रुका, फिर तुरंत बोला, क्योंकि पिता ने अब अपने फैसले खुद लेने के लिए पर्याप्त हैसियत हासिल कर ली है। मैडम ली। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मैडम ली ने दाओहुआ के सिर पर फिर से थपथपाया। उसका चेहरा अवाक रह गया क्योंकि वह शायद अपनी बेटी की बात समझ गई थी। यह इससे अधिक कुछ नहीं था। अब जब मास्टर को पदोन्नत किया गया था, तो उसे अब शिक्षक झू के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। क्या आपको लगता है कि आपके पिता भी आपके जैसे हैं, जो केवल अल्पकालिक संतुष्टि के लिए अभिनय करते हैं? दाओहुआ ने अपना माथा रगड़ते हुए हैरान होकर कहा, क्या वह नहीं है? मैडम ली, ठीक है, कुछ हद तक। शिक्षक झू, भले ही उनके पास अच्छा ज्ञान है, कुछ हद तक घमंडी हैं। एक कुलीन परिवार से आने के कारण वह घमंडी हैं, और कई बार उन्होंने आपके पिता को शर्मिंदा किया है। आप जानते हैं कि आपके पिता की आधिकारिक तौर पर कोई पृष्ठभूमि नहीं है। कार्यालय में स्थापित परिवारों के सहकर्मियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रशासनिक कार्यों के सुचारू निष्पादन के लिए कभी-कभी उन्हें शामिल करना पड़ता है, और कभी-कभी उनकी मदद मांगने के लिए उन्हें अपनी गरिमा भी त्यागनी पड़ती है। मुझे बताओ, अगर तुम तुम्हारे पिता होते, तो तुम क्या करते? दाओहुआ ने अपनी पीठ सीधी की, क्या यह स्पष्ट नहीं है? मैं निश्चित रूप से उन्हें कोई अच्छे भाव नहीं दिखाऊंगा। मैडम ली ने अपना सिर हिलाया, यह जानते हुए कि उनकी बेटी अभी भी छोटी थी, और धैर्यपूर्वक समझाया, आधिकारिक तौर पर मामले जटिल और पेचीदा हैं, और रिश्ते एक जाल की तरह आपस में जुड़े हुए हैं। आपके पिता जो चाहें वह कैसे कर सकते हैं। भले ही वह किसी से असंतुष्ट हो, वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं दिखाएगा। हालांकि झू परिवार का पतन हो गया है,
एक भूखा ऊंट अभी भी घोड़े से बड़ा है। झुंझू प्रांत में झू परिवार के संबंध निश्चित रूप से हमारे से अधिक मजबूत हैं। देखो, जैसे ही उन्होंने इसका उल्लेख किया, क्या वे जिंगझोउ में स्थानांतरित होने में कामयाब नहीं हुए? ऐसे परिवार के साथ, भले ही हम उन्हें नापसंद करते हों, हमें दिखावे से बचना होगा। एक, उन्हें हमारी पीठ पीछे परेशानियां पैदा करने से बचाने के लिए, और दो, अगर वे एक दिन फिर से प्रमुखता में आ जाएं तो क्या होगा? दाव हुआ। फिर माँ ने फिर भी मैडम झू को मना क्यों किया? मैडम ली मुस्कुराई, दाव हुआ के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब से छोटा राजकुमार कुछ बार हमारे घर आया है, हमारा घर जिंगझोउ शहर के हर परिवार की नजर में पसंदीदा रत्न बन गया है। आज, अगर हम मिस झू को पाठ के लिए आने देने पर सहमत हैं, तो बस प्रतीक्षा करें और देखें, कल, वाइस मजिस्ट्रेट के परिवार से मिस कियान, न्यायाधीश के परिवार से मिस वांग होंगी, जो हमारे घर आना चाहती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता सहमत होंगे? दाओहुआ अचानक उठ खड़ी हुई और अपना सिर पीटते हुए बोली, ठीक है, मैं ऐसा कैसे नहीं सोच सकती थी। वह पूरे दिन बिना किसी बात के चिंतित रही। मैडम ली मुस्कुराई, आप अभी भी युवा हैं, आप ये चीजें धीरे धीरे सीखेंगे। अधिक प्रदर्शन के साथ, आप स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से देखने लगेंगे। तभी पिंक जियाओ ने अपना मुंह ढक लिया और पूरे चेहरे पर मुस्कान बिखेरते हुए अंदर चली गई। दाव हुआ, सिस्टर पिंक जियो, क्या आपको कुछ पैसे मिले? आप बहुत खुश लग रही हैं। मुस्कुराहट के साथ पिंक जियो ने कहा, पैसे पाने से ज्यादा खुशी मैडम। मिस, मैंने अभी बटलर सन से सुना है कि मास्टर ने तीसरी युवा मिस को दंडित किया है और आंटी लिन का भी उल्लेख किया है। दाओहुआ ने आश्चर्यचकित होकर कहा, सूरज पश्चिम से उग रहा होगा। क्या पिताजी को बुखार हो सकता है? मैडम ली ने उसकी ओर देखा, अपनी भाषा पर ध्यान दें। दाओहुआ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। मैडम ली मंद मंद मुस्कुराई, एक बाहरी व्यक्ति मैडम झू से पहले, उस लड़की यीशुंग ने खुलेआम मेरा विरोध करने की हिम्मत की। अगर मालिक ने उसे दंडित नहीं किया, तो यह वास्तव में बेतुका होगा। लिन परिवार की उपपत्नी के लिए परिवार के सामाजिक संबंधों में हस्तक्षेप करने के लिए केवल कुछ शब्दों से अधिक की आवश्यकता होती है। वो हल्के ढंग से छूट गई। यह सुनकर दाओहुआ सोच में पड़ गया। क्या सौतेला पिता मां को खुश करने की कोशिश कर रहा है? दरअसल, प्रीफेक्चुरल गवर्नर के रूप में उनकी पदोन्नति के बाद, परिवार तेजी से व्यस्त हो गया था, और मैडम ली की आवश्यकता बढ़ गई थी। जब तक सौतेले पिता के मस्तिष्क में छेद न हो, उसे पता होगा कि जो व्यक्ति उसके साथ यान परिवार का समर्थन कर रहा था वह मैडम ली थी, आंटी लिन नहीं जो केवल लेना जानती थी। झू निवास। मैडम झू और झू शियुयुन को वापस लौटते देख प्रशिक्षक झू ने तुरंत पूछा, यह कैसे हुआ? क्या हुआ? आज मैडम ली के साथ आपकी अच्छी बातचीत हुई, है ना? यान परिवार में अपने ठंडे स्वागत को याद करते हुए, मैडम झू का चेहरा उदास हो गया और उसने रोते हुए कहा, वह मूल रूप से एक व्यापारी परिवार से है। अब जब उसे थोड़ी शक्ति मिल गई है, तो वह दूसरों को स्वीकार करने में बहुत गर्व महसूस करती है। अभी, वह सिर्फ एक प्रीफेक्चुरल गवर्नर की पत्नी है, और वह पहले से ही हमें नीची दृष्टि से देख रही है। यह सुनकर प्रशिक्षक झू का दिल डूब गया। वह अपनी पत्नी का स्वभाव जानता था, उसने लिनी काउंटी में मैडम ली को कभी भी अच्छा चेहरा नहीं दिखाया था। शुरुआत में, यान फैमिली के पिता सिर्फ एक काउंटी मजिस्ट्रेट थे, और उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, लेकिन समय बदल गया था। उस समाचार को ध्यान में रखते हुए जो उसके परिवार ने अभी अभी उसे सुनाया था, प्रशिक्षक झू चिंतित हो गए। क्या आपने मैडम ली को फिर से लंबा चेहरा दिखाया? मैडम झू भड़क गईं, तुम्हारा क्या मतलब है कि मैंने उसे लंबा चेहरा दिखाया? वो वही थी जिसने मुझे लंबा चेहरा दिखाया था। मैं आज वहां गया था, और वो तुरंत मुझसे मिलने नहीं आई, लेकिन उसने वास्तव में उस उपपत्नी लिन को मुझे लेने के लिए भेजा। इसका क्या मतलब है? प्रशिक्षक झू एक पल के लिए चुप हो गया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यान परिवार की उस उपपत्नी के साथ संबंध न रखें, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब आपने परिणाम देख लिया है। मैडम ली के इस तरह के कदम से, आप केवल अपना गुस्सा निगल सकते हैं। मैडम झू का गुस्सा खत्म हो गया।
वास्तव में यह एक ऐसी स्थिति थी जो उसने स्वयं अपने ऊपर लाई थी। एक वैध पति की पत्नी के लिए एक उपपत्नी से दोस्ती करना हास्यास्पद था। अगर बात फैल गई तो बाकी लोग उस पर हंसेंगे। प्रशिक्षक झू ने झू शियोयुन की ओर देखा। यान परिवार में स्कूल जाने वाले शियोयुन के बारे में क्या? उस टिप्पणी ने मैडम झू को एक बार फिर क्रोधित कर दिया। हमें अस्वीकार कर दिया गया, और सीधे तौर पर। क्या उन्होंने हमारी कोई इज्जत छोड़ी? आखिरकार आप मिस्टर यान के साथ काम करने जा रहे हैं। मैडम ली इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हैं? प्रशिक्षक झू ने निराश होकर आह भरी। यह मेरी गलती है। मैंने अतीत में आपको और शियोयुन को ठीक से प्रबंधित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप हमारा परिवार यान परिवार के करीब नहीं रहा। झू शियोयुन ने प्रशिक्षक झू की आस्तीन खींचते हुए आगे कदम बढ़ाया। पिताजी, मेरे लिए श्री यान से बात करें, कृपया। मुझे यान परिवार में अध्ययन करने दें। मैं घर पर अकेले पाठ नहीं करना चाहता। प्रशिक्षक झू ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। यदि मैडम ली सहमत नहीं थी, तो श्री यान के सहमत होने की संभावना और भी कम है। मैडम झू ने देखा, वास्तव में बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है। उसने सुना था कि यान परिवार ने जिस ट्यूटर को नियुक्त किया था, मिस्ट्रेस शेन, जिंगझोउ में सबसे प्रतिष्ठित महिला शिक्षक थी। यदि उनकी बेटी को उनके द्वारा निर्देश दिया जा सके, तो यह निश्चित रूप से भविष्य में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत करेगा। प्रशिक्षक झू ने मैडम झू की ओर देखा। क्या आपको एहसास है कि जिंगझोउ शहर में कितने परिवार यान परिवार पर नजर रख रहे हैं? अन्य परिवारों का जिक्र न करते हुए सबसे प्रमुख कुलीन झोउ परिवार को ही लें। झोउ परिवार की वैध बेटी यान परिवार से अक्सर मिलती रहती है। बहन के स्नेह के अलावा क्या ऐसा हो सकता है कि बुजुर्ग इसे प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं? मैडम झू दंग रह गईं। यान परिवार पहले से ही इतना प्रभाव प्राप्त कर चुका है। प्रशिक्षक झू ने नया प्राप्त पत्र मैडम झू को सौंपा। खुद ही देख लें। मैडम झू ने तुरंत पत्र पढ़ा और आश्चर्य से कहा, सर्दियों के गेहूं के 1 से 2 अतिरिक्त पत्थर। क्या यह सच है? प्रशिक्षक झू, गेहूं वहीं खेतों में है। यह नकली कैसे हो सकता है? अब झोंगझू प्रांत में थोड़ा सा भी संपर्क रखने वाला कोई भी व्यक्ति इसके बारे में जानता है। प्रशंसा की सांस के साथ आगे कहते हुए, श्रीमान, इन 3 वर्षों में यान की उपलब्धियां सुरक्षित हैं। चैप्टर 200, गांसू को सुरक्षित करने के बाद सिचुआन का लालच करना दाओहुआ को एहसास हुआ कि इस साल उसके परिवार को पिछले साल की तुलना में अधिक ड्रैगन बोट फेस्टिवल उपहार मिले थे, और यहाँ तक कि कुछ परिवारों ने भी उपहार भेजे थे, जिन्होंने पहले कभी उनके साथ बातचीत नहीं की थी। पिछले कुछ दिनों में मैडम ली हर दिन उपहार लौटाने में व्यस्त थी, और दाओहुआ, जिसे मैडम ली के संरक्षण में लिया गया था, ने भी खुद को इस उधम में फंसा हुआ पाया। ड्रैगन बोट फेस्टिवल से एक दिन पहले दाओहुआ मुख्य प्रांगण में विभिन्न घरों से उपहारों की सूची व्यवस्थित कर रही थी। तभी उसने मैडम ली को जल्दी से बाहर से प्रवेश करते देखा। माँ, धूप इतनी तेज है, तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? दाओहुआ ने सूची नीचे रख दी और जल्दी से एक कप ठंडी चाय डाली और उसे मैडम ली को सौंप दिया। मैडम ली वास्तव में प्यासी थीं और उन्होंने एक घूंट में चाय खत्म करने के लिए अपना सिर पीछे झुकाया और कप वापस अपनी बेटी को सौंप दिया। फिर वो कमरे के अंदर पिंक टोंग और पिंक जियो की ओर मुड़ी और बोली, जल्दी, वे नए कपड़े ढूंढो जो हमने पहले मास्टर के लिए बनाए थे। दाओहुआ ने उत्सुक होकर पूछा, माँ, क्या पिताजी किसी से मिल रहे हैं? यान झिगाओ द्वारा अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली अन्य वस्तुओं की खोज करते समय मैडम ली ने अपना सिर हिलाया और कहा, किसी से नहीं मिल रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं। दाओहुआ ने मैडम ली का करीब से पीछा करते हुए पूछा, बाहर जा रहे हैं, कहाँ जाएं? मैडम ली ने कहा, प्रांतीय राजधानी में गवर्नर ने आपके पिता को ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाने के लिए आमंत्रित किया है। दाओहुआ ने पूछा, गवर्नर जियो येयांग के चाचा, वो पिता से क्या चाहते हैं? मैडम ली सामान इकट्ठा करते समय रुकी, दाओहुआ की ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और मुस्कुराई। आपके पिता के आधिकारिक खेतों में लगाए गए शीतकालीन गेहूं की कटाई हो चुकी है, और उपज अधिक थी। यह सुनकर दाओहुआ का चेहरा खुशी से चमक उठा, सचमुच?
क्या इसका मतलब यह है कि इसे जल्द ही बढ़ावा दिया जाएगा? मैडम ली ने अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। आपके पिता ने पहले ही एक ज्ञापन के साथ इसकी सूचना दे दी है। आगे क्या करना है, यह उच्च अधिकारियों के निर्णय पर निर्भर करता है। दाओहुआ ने आगे कुछ नहीं पूछा और उपहार सूचियों को छांटना जारी रखने के लिए वापस बैठ गया। आखिरकार, अब जब अनाज की किस्म सामने आ गई है तो इसे बढ़ावा तो मिलेगा ही। इससे पहले कि वह कुछ सूचियां सुलझाती, दाओहुआ ने फिर से मैडम ली की ओर अपना सिर घुमाया। माँ, हमारी तरबूज की खेती अच्छी चल रही है। आप इसका जिक्र पिताजी से कर सकती हैं। अगर इसे जिंगझोऊ में बढ़ावा दिया जा सकता है, तो इससे हम लोगों की आय भी बढ़ सकती है। मैडम ली की आंखें चमक उठी। हाँ, यह सच है। मैं इस बारे में कैसे भूल गई? दाओहुआ ने आगे कहा, और अंगूर भी हैं। चूंकि पिता जिंगझोऊ के प्रीफेक्चुरल गवर्नर हैं, अगर वह अपने कार्यकाल के दौरान जिंगझोऊ के लिए एक या दो विशिष्टताएं बना सके, तो मुझे लगता है कि लोग आभारी होंगे। मैडम ली, जो बचपन से ही अपने भाइयों के साथ घूमती थी और इसलिए अच्छी तरह से वाकिफ थी, दाओहुआ की बातें सुनने के बाद अपनी तैयारियों से परेशान नहीं हुई और सामने के आंगन की ओर जाने के लिए अपनी स्कर्ट उठा ली। यह देखकर दाओहुआ ने अपना सिर हिलाया और नकली गंभीरता से कहा, ओह मेरी माँ, इस उम्र में भी अभी भी इतनी आवेगी है। पी फिफ्थ टिल्ड ओपन माउथ स्माइल। कमरे के अंदर पिंक जियो और पिंक टोंग उसे इस तरह देखकर हंसे। वांग मैनमैन, जो वहां मौजूद थे, ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे आखिरकार पता चल गया है कि युवा मिस को अपना उग्र स्वभाव किससे मिलता है। दाओहुआ मुस्कुराया, बिना किसी परवाह के। मैं अपनी माँ की बेटी हूँ, क्या यह उम्मीद नहीं की जानी चाहिए कि मैं उसके जैसी हो जाऊं? सामने आंगन। मैडम ली ने यान झिगाओ को दाओहुआ की बातें शब्दशः सुनाई। सुनने के बाद यान झिगाओ और शिक्षक जियो चाचा दोनों प्रभावित हुए। क्या दाओहुआ ने सचमुच यह सब कहा? यान झिगाओ ने आश्चर्य से पूछा। उनकी सबसे बड़ी बेटी की अंतर्दृष्टि ने वास्तव में उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। ट्यूटर जियो ने मुस्कुराते हुए यान झिगाओ से कहा, सर, इतनी स्मार्ट बेटी पाने के लिए आपको बधाई। मैडम ली की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई और उन्होंने तुरंत कहा, वह लड़की बस बिना सोचे समझे बोल रही थी। वह सिर्फ एक बच्ची है, उसे क्या पता। उसने शायद सोचा था कि उसके द्वारा उगाए गए तरबूज और अंगूर का स्वाद अच्छा था और वह उनमें से और अधिक बेचना चाहती थी। यह सुनकर शिक्षक जियो हंसे और आगे प्रशंसा करने से बचते रहे। वह मैडम ली का मतलब समझ गया। वह नहीं चाहती थी कि मिस यान को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिले। प्रसिद्धि कभी कभी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन कभी कभी यह बोझ भी हो सकती है। यान झिगाओ ने भी मैडम ली का मतलब समझ लिया और तुरंत हंसते हुए कहा, यह लड़की सिर्फ चीजों को उत्तेजित करना पसंद करती है। ठीक है, मैं इसका ध्यान रखूंगा। मैडम ली के जाने के बाद यान झिगाओ ने ट्यूटर जियो के साथ योजना की व्यवहार्यता पर चर्चा की। ट्यूटर जियो ने एक पल के लिए सोचा, महाराज, तरबूज और अंगूर दोनों विलासिता की वस्तुएं हैं और उनकी खेती करना कुछ हद तक चुनौतीपूर्ण होगा। हम इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकते। यान झिगाओ ने सिर हिलाया, आप सही कह रहे हैं। हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता अनाज के बीज का मामला है। बाकी के लिए हम इसे स्थगित कर सकते हैं। ट्यूटर जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान के घर के तरबूज इतनी अच्छी तरह से उगाए जाते हैं, ऐसा लगता है कि जिंगझोऊ की भूमि खेती के लिए उपयुक्त है। हम लोगों को भूमि का निरीक्षण करने की व्यवस्था करके शुरुआत कर सकते हैं। यान झिगाओ मुस्कुराए और कुछ नहीं कहा। वह जानता था कि उसके चचेरे भाई ने कुछ काउंटियों में कुछ खेत खरीदे थे, जिन पर वह तरबूज बोए हुए थे। फसल उपयुक्त थी या नहीं, यह जुलाई और अगस्त में फसल देखकर पता चल जाता था। यदि वह वास्तव में जिंगझोऊ के लिए एक या दो विशेषताएं बना सकता है, तो पदोन्नत किया जाना वास्तव में गौण होगा। आम लोगों को ठोस लाभ प्राप्त करने की अनुमति देने से यहाँ एक अधिकारी के रूप में उनका कार्यकाल सार्थक हो जाएगा। यह सोचते हुए यान झिगाओ को अचानक अपने दिल में कृतज्ञता की भावना महसूस हुई। उसकी माँ सही थी, उनकी सबसे बड़ी बेटी वास्तव में उनके परिवार का भाग्यशाली सितारा थी। तभी सलाहकार लिन मुस्कुराते हुए अंदर आए।
जैसे ही उसने सुना कि यान झिगाओ को ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाने के लिए गवर्नर द्वारा आमंत्रित किया गया था, उसने तुरंत जो किया वह अलग कर दिया और जल्दी से वहां चला गया। जीजाजी। सलाहकार लिन उन्हें जीजाजी कहने वाले थे, लेकिन ट्यूटर जियो को देखकर उन्होंने तुरंत अपना पता बदल दिया। मेरे प्रभु, मैंने सुना है कि आप प्रांतीय राजधानी जा रहे हैं। जैसे ही सलाहकार लिन ने प्रवेश किया, यान झिगाओ ने थोड़ा भौहें चढ़ा दी। लियांग, याद रखना कि अगली बार कोई आपकी यात्रा की घोषणा करे। सलाहकार लिन की अभिव्यक्ति कठोर हो गई, और यान झिगाओ का अप्रसन्न रूप देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत सिर झुकाया और कहा, महाराज, अगली बार जरूर याद रखूंगा। यान झिगाओ ने सिर हिलाया। क्या आपके पास चर्चा करने के लिए कुछ है? सलाहकार के लिन के होंठ हिल गए जब उसने ट्यूटर जियो पर नजर डाली, जिसने जाने का कोई संकेत नहीं दिखाया, और कठोरता से कहा, मैंने सुना है कि आप प्रांतीय राजधानी जा रहे हैं, मेरे प्रभु, और यह देखने आया था कि क्या कोई रास्ता है जिससे मैं मदद कर सकता हूँ। यान झिगाओ ने सलाहकार लिन पर एक नजर डाली और अचानक महसूस किया, क्या वह अतीत में सलाहकार लिन के प्रति बहुत अच्छा था। इतना कि लिन को लगा कि जब भी कोई समस्या हो तो वह सीधे उसके पास आ सकता है। मैंने ट्यूटर जियो को अपने साथ ले जाने का मन बना लिया है। हमारे जाने के बाद गवर्नर के कार्यालय पर नजर रखना और जो कुछ भी होता है उस पर नजर रखना याद रखें। जब मैं वापस आऊं तो मुझे रिपोर्ट करें। सलाहकार लिन का मूड खराब हो गया। उनके शब्द बहुत स्पष्ट थे। वह अपने क्षितिज को व्यापक बनाने के लिए स्वामी के साथ प्रांतीय राजधानी जाना चाहता था, फिर भी स्वामी ने उसे तुरंत मना कर दिया था। ठीक है, मुझे वापस जाकर अपने कपड़े बदलने होंगे। सलाहकार जियो, आपको भी तैयारी करनी चाहिए। जी महाराज। यान झिगाओ के जाने के बाद ट्यूटर जियो भी जाने के लिए मुड़ा। ऐसा करने से पहले सलाहकार लिन को वहां अचंभे में खड़ा देखकर उन्होंने लिन के कंधे को थपथपाया। व्यक्ति को आत्म जागरूकता की आवश्यकता है, जो आपकी पहुंच से परे है उसका लालच न करें। सलाहकार लिन ने इस तथ्य पर भरोसा करते हुए कि उसकी बहन प्रभु की रखेलों में से एक थी, गवर्नर के कार्यालय में एक पद प्राप्त किया था। इस रिश्ते के साथ वह गवर्नर कार्यालय में पानी में मछली की तरह तैर रहा था। लगभग किसी ने भी उसे परेशान नहीं किया था। तार्किक रूप से ऐसा लाभ प्राप्त करने के बाद उसे संतुष्ट और कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए था और अपने आधिकारिक कर्तव्यों में स्वामी का समर्थन करना चाहिए था। परंतु मनुष्य का हृदय कभी संतुष्ट नहीं होता। यह उस सांप की तरह है जो एक हाथी को निगलने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आधिकारिक पत्नी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश कर रहा है। कितना अहंकारी। आधिकारिक पत्नी के बच्चों में से कौन सा आदर्श नहीं है? बचपन के संबंधों के कारण यान परिवार का सबसे बड़ा बेटा इस मुद्दे पर ध्यान नहीं देगा, लेकिन चौथा बेटा और सबसे बड़ी बेटी ऐसे मामलों पर विचार नहीं करेंगे। यदि इस व्यक्ति ने स्वयं को संयमित करना नहीं सीखा, तो देर सबेर उसे अनिवार्य रूप से अनुशासित किया जाएगा।